आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक, सिस्टम, रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 271। हाँ, आरव अभी भी हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहता था। अनन्या शर्मा के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वह ट्रंक में रखी मछली का थैला बाहर निकाले, उसे बगल में रखे स्टूल पर रखे, उस छोटे बच्चे को सीधा खड़ा करके गले लगाए, नीचे बैठ जाए और उसे मछली को देखने दे। छोटे बच्चे ने मछली पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उस समय उसने अनीता सक्सेना द्वारा खरीदा गया चांदी का कंगन पहना हुआ था। कंगन पर 2 छोटी घंटियां लगी थीं। जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, छोटी घंटी डांग डांग बहुत अच्छी आवाज में बज उठी। अनन्या शर्मा ने उसे वास्तव में मछली पकड़ने नहीं दिया, सिर्फ देखने दिया। आरव, तुम्हें क्या लगता है कि मछली सुंदर है या माँ सुंदर है? हाँ, मैं माँ की बातें बिल्कुल नहीं समझ पाया, बस यही सोच रहा था कि उन मछलियों को कैसे पकड़ा जाए। अर्जुन सक्सेना अभी ऊपर से नीचे आए थे। अनन्या शर्मा की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम अब भी सिरका खाती हो जो तुम्हारे बेटे को मछली पसंद है? नहीं, मैं तो बस उसे चिढ़ा रही हूँ। पतिदेव, क्या आप मेरे लिए दूध वाली चाय लाना भूल गए? मैंने ट्रंक में दूध वाली चाय नहीं देखी। अर्जुन सक्सेना ने सचमुच भूल जाने वाले भाव के साथ उसके सिर के पीछे थपथपाया। मैं सचमुच भूल गया, मैं आरव और अन्य लोगों के लिए मछली खरीदने की सोच रहा था। पत्नी, कोई बात नहीं, मैं ये दूध वाली चाय बना देता हूँ और समय आने पर मैं इसे आपके लिए भी बना दूंगा। अनन्या शर्मा के मुंह के कोने नीचे खींच गए, वह खुश नहीं थी। या फिर उसे ये मत बताना कि तुम उसके लिए एक खूबसूरत रंग वाली दूध वाली चाय खरीदना चाहते हो। मैंने उसे ये बताया और कहा कि उसके लिए खरीद लो, लेकिन फिर मैंने नहीं खरीदी। गुंजन गुंजन प्रत्याशापूर्ण है। उसने देखा कि दोस्तों के समूह में सहपाठियों ने कहा कि यह स्वादिष्ट था और न तो जोंग हाय और न ही शाओशी को इसे बेचना पड़ा। पहले तो वह इसे पीना नहीं चाहती थी, लेकिन अर्जुन सक्सेना ने उसका जिक्र किया और पूछा कि वह क्या खरीदना चाहती है। उसने सहजता से कहा और अर्जुन सक्सेना मान गए। वह इसका इंतजार कर रही थी। अब अर्जुन सक्सेना उसके लिए इसे खरीदना भूल गए। मैं तो बस शावकों के लिए मछली खरीदना चाहता था और न केवल मछली खरीदी, बल्कि एक बड़ा मछली टैंक भी खरीदा। वह स्वादिष्ट है। पत्नी, प्रिय, मेरे हाथ की बनी दूध वाली चाय का स्वाद उस रंग की दूध वाली चाय जितना बुरा नहीं है। चलो आरव, मैं इसे ऊपर उठाता हूँ, तुम पिछली सीट खोलो, मेरा ब्रीफकेस वहाँ है, तुम ब्रीफकेस और मछली रख दो। इसे ऊपर ले आओ। ये कहते हुए अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा की गोद में बड़ा सा खजाना उठाया और ऊपर चला गया। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना की पीठ पर एक कर्कश भाव बनाया, फिर पिछली सीट खोली, एक ब्रीफकेस खोजने वाली थी और फिर आहा! आश्चर्य से चिल्लाया। अर्जुन सक्सेना आरव के साथ वापस आया और मुस्कुराते हुए पूछा, पत्नी, क्या बात है? अनन्या शर्मा उछलकर अर्जुन सक्सेना की तरफ देखने लगी। उनका छोटा सा मुंह थोड़ा सा फूला हुआ था। बहुत प्यारा। अर्जुन सक्सेना, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम बेईमान हो, तुम झूठ बोलना सीख गए हो। तुमने एक अच्छी रंगत वाली चाय खरीदी है, और वो सिर्फ एक कप नहीं है। और पिछली सीट पर ये शॉपिंग बैग क्या हैं? मैंने चाओ ताई फूक के शॉपिंग बैग, चैनल और गुची के शॉपिंग बैग कैसे देखे? अर्जुन सक्सेना ने, क्या ये चीजें पिछली सीट पर हैं? वाली नजर डाली और गर्दन आगे करके देखने लगा। पिछली सीट चीजों से भरी देखकर उसने अचानक आरव को गोद में लेकर कहा, आरव, है ना? जादू बदल दिया। माँ को दूध वाली चाय पीने का मन था, इसलिए मैंने जानबूझकर बड़ा जादू बदल दिया, ताकि हमारी पिछली सीट दूध वाली चाय से भर जाए। और वो कपड़े, सोने के गहने और बैग भी जो मेरी माँ को पसंद हैं। यहाँ आरव ने देखा कि उसके माता पिता के हाव भाव कितनी तेजी से बदल गए। वह बहुत उत्साहित था। उसने सोचा कि यह मजेदार है और उत्साहित होकर उसने प्यारे बच्चे जैसे शब्द कहे। अनन्या शर्मा ने घृणा से अर्जुन सक्सेना की बांह पर चुटकी काटी और उसकी आवाज थोड़ी नर्म हो गई, शर्म से। तुम्हें इससे नफरत है? तुमने ये सब मेरे लिए खरीदा। तुमने ये सब अपने माता पिता के लिए नहीं खरीदा। ये ठीक नहीं है। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैंने ये तुम्हारे और तुम्हारे माता पिता के लिए खरीदा है। मैंने बच्चों के डायपर भी लिए हैं और उन्हें पैसेंजर सीट पर रख दिया है। मैं पहले इस पर बड़ा खजाना रख दूंगा और बाद में उठा लूंगा।
ठीक है, मैं तुम्हारे नीचे आने का इंतजार करूंगी, तुम जल्दी करो। अनन्या शर्मा ने चुपके से उत्साहित होकर कहा। मेरे पति प्रांतीय राजधानी में एक व्यापारिक यात्रा पर गए थे और जब वे वापस आए तो उन्होंने न केवल अपने लिए दूध वाली चाय खरीदी बल्कि एक अतिरिक्त सरप्राइज उपहार भी खरीदा। बहुत खुश हूँ। क्या आश्चर्य है। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और दाबाओ को ऊपर ले गए, लेकिन दाबाओ ने हार मान ली और आह की एक अप्रिय छोटी दूधिया आवाज निकाली। अनन्या शर्मा ने मछली का थैला उठाया, उसे अर्जुन सक्सेना के हाथ में पकड़ा दिया और उसे जल्दी से ऊपर जाने को कहा और फिर अनीता सक्सेना को आरव को मछली दिखाने ले जाने को कहा और फिर उसे फुसलाने को कहा। थोड़ी देर बाद अर्जुन सक्सेना नीचे आए। दोनों ने सबसे पहले चाय के रंग की दूध वाली चाय निकाली और उसे मेज पर रख दिया। फिर पीछे की सीट पर बैठकर अनन्या शर्मा ने पूछा कि कौन सी सीटें सक्सेना के पिता और माता के लिए हैं और कौन सी उसके लिए हैं। यह एक अच्छा अंतर है। इस बैग में सभी कपड़े आपके लिए हैं। लेकिट्टी के कपड़े। अर्जुन सक्सेना। अनन्या शर्मा ने आवाज़ धीमी कर दी, ये कपड़े बहुत महंगे हैं। गर्मियों के कपड़े 4000 से 5000 पीस के होते हैं। तुमने मेरे लिए उनके कपड़े क्यों खरीदे? ये कपड़ों का एक ऐसा ब्रांड है जो वह गर्भवती होने से पहले कभी कभार खरीदती थी। ये कपड़े वाकई बहुत सुंदर और उच्च स्तरीय हैं। इनका कपड़ा शहतूत रेशम से बना है जो बहुत ही स्त्री सुलभ है। हालांकि ये बहुत महंगा है। उस समय वह केवल एक सीजन के लिए एक सेट खरीदने को तैयार थी। बाद में जब वह गर्भवती हो गई तो उसने सीधे तौर पर ब्रांड को नज़रअंदाज कर दिया। पिछली बार जब मैं अपने सहपाठियों के साथ ताइकुहुई गया था तो वहाँ लाकोटिया ब्रांड था जो लाकोटी के ही समूह का एक और ब्रांड है। लाकोट के कपड़े भी बहुत महंगे हैं, लेकिन लाकोटी के कपड़ों से आधे सस्ते हैं। वह इसे खरीदने में अनिच्छुक थी। अब उसके पति ने वास्तव में उसके लिए लाकोटी के कपड़े खरीदे। और इस बैग में जब आप इसे खोलते हैं तो 4 या 5 कट होते हैं जो सभी उच्च श्रेणी के रेशमी कपड़े से बने होते हैं जो पहली नज़र में बहुत महंगे होते हैं। अर्जुन सक्सेना को पता था कि उसकी पत्नी पैसे बचा रही है, इसलिए उसने कहा, बीवी, मुझे ये ड्रेस अच्छी लग रही है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है और टैग भी काट दिया है। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मुझे लगता है कि तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त प्रिया मेहता का फिगर भी लगभग तुम्हारे जैसा ही है, तो इसे प्रिया मेहता को पहनने के लिए दे दो। आखिर उसने भी तो तुम्हारी प्रेगनेंसी में बहुत मदद की थी। अनन्या शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं। अर्जुन सक्सेना की बांह पर चुटकी काटी और धीमी आवाज में बोली, अर्जुन सक्सेना, साले, अब तूने इसका इस्तेमाल करना सीख लिया है। क्या यही वह तरकीब नहीं है जो उसने पहले अनीता सक्सेना को दी थी? मुझे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन सक्सेना अब उस पर इसका इस्तेमाल करेंगे। उसने सब कुछ खरीद लिया और टैग भी कटा हुआ था। वह प्रिया मेहता को वो कपड़े कैसे दे सकती थी जो अर्जुन सक्सेना ने खुद उसके लिए चुने थे? उसने पाया कि जब उसने अनीता सक्सेना से उसके परिवार के लिए खरीदे गए स्वीपिंग रोबोट को स्वीकार करवाने के लिए इस तरकीब का इस्तेमाल किया था तो वह बहुत खुश हुई थी, लेकिन अब जब अर्जुन सक्सेना ने उस पर इसका इस्तेमाल किया है तो वह असहज महसूस कर रही है। निश्चित रूप से जब आप बाहर आएंगे तो आपको इसे वापस चुकाना होगा। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, पत्नी, मैं जिन झूझेची हूँ। चलो थोड़ी बातें करते हैं, बस इस बार, अगली बार नहीं। बता दूं कि कपड़ों का बाजार बहुत महंगा है। हालांकि ये कपड़े बाकियों से ज़्यादा महंगे लगते हैं, फिर भी दाम ज़्यादा हैं। आमतौर पर इनकी कीमत 200 रुपये होती है। ज़्यादा पैसे में तो ये 4-5 हज़ार रुपये में बिक सकते हैं। मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है। अनन्या शर्मा ने अपने कपड़ों का थैला उठाते हुए कहा, मैं अभी भी बहुत खुश हूँ। आखिरकार जब उसके पति ने उसके लिए अच्छे कपड़े खरीदने के बारे में सोचा तो उसका दिल तो मीठा था, लेकिन उसका शरीर दुख रहा था। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मेरी पत्नी की बात सुनो। अनन्या शर्मा अर्जुन सक्सेना के पास आई, जल्दी से अर्जुन सक्सेना के गाल को चूमा और कहा, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। क्या यह इनाम थोड़ा छोटा है? शाम को महत्वपूर्ण पुरस्कार मिलेंगे। क्या मैं समझता हूँ कि यह एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है? आप क्या कहते हैं? दोनों तू मैं कर रहे थे, तभी बाहर से पापा सक्सेना की आवाज़ आए, लांग लांग, तूने इतनी दूध वाली चाय खरीद ली। अनीता सक्सेना ने अर्जुन के पिता को नीचे आकर देखने को कहा। अर्जुन सक्सेना और बाकी लोग अभी ऊपर नहीं गए हैं क्योंकि तीनों छोटे बच्चे मछली देखना चाहते हैं।
खासकर आरव को मछली पकड़ने की इजाज़त नहीं थी, उसे पकड़नी ही पड़ती थी। अगर वह और रुकता तो आरव आह चिल्लाता। अनन्या शर्मा का चेहरा लाल हो गया, उसने जल्दी से बात करना बंद किया। अर्जुन सक्सेना द्वारा खरीदा गया शॉपिंग बैग लेकर कार से उतरी और अर्जुन के पापा से बोली, पापा, ये वही मीठी दिखने वाली दूध वाली चाय है जो अर्जुन सक्सेना ने खरीदी थी। काली दूध वाली चाय, सुना है बहुत स्वादिष्ट होती है, भोपाल में ही कुछ लोग बेचते हैं, चलो ट्राई करते हैं। पापा सक्सेना दूध वाली चाय को देख रहे थे और बोले, ये तो तुम्हारी माँ वाली दूध वाली चाय से बिल्कुल अलग है, ये तो आइसक्रीम जैसी लग रही है। अर्जुन सक्सेना भी शॉपिंग बैग लेकर पीछे की सीट से उतरा और पापा सक्सेना से बोला, हाँ आप बाद में ट्राई कर सकते हैं। लैंग लैंग, तुम्हारे हाथ में ये क्या है? किंग डैड की नज़र अर्जुन सक्सेना के हाथ में रखे शॉपिंग बैग पर पड़ी। अर्जुन सक्सेना ने शॉपिंग बैग उठाया, आपके और माँ के लिए उपहार। गुची, एलवी। पापा सक्सेना नीचे झुके और शॉपिंग बैग के लोगों को देखने लगे। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना को ऊपर जाने का इशारा किया और अर्जुन सक्सेना ने सिर हिला दिया। अनन्या शर्मा शॉपिंग बैग लेकर ऊपर चली गईं। सक्सेना के पिता और माता को ये देखने के लिए इंतजार न करना पड़े कि अर्जुन सक्सेना ने उसके लिए क्या खरीदा है, इसलिए वह अर्जुन सक्सेना को फिर से डांटती। नीचे अर्जुन सक्सेना ने एक गुच्ची बेल्ट निकाली और पापा सक्सेना को देते हुए कहा, पापा, यह आपके लिए नई बेल्ट है, आप पहले इसे देख लीजिए और जब आप ऊपर जाएंगे तो मम्मी इसे पहनकर देख लें। पिताजी सक्सेना ने बेल्ट ली और कपड़े को छुआ, ये वास्तव में एक गुच्ची बेल्ट है। एक टुकड़े की कीमत 3 या 4 हजार रुपये है। जब परिवार अमीर था तो उन्हें लग्जरी सामान खरीदना भी पसंद था, जैसे कि गुच्ची बेल्ट, एलवी वॉलेट, बिजनेस बैग, कार्टियर लाइट आदि। वह मूलतः वह सब कुछ खरीदता है जो अमीरों के लिए मानक है। अर्जुन, पापा सक्सेना कहने ही वाले थे, अर्जुन सक्सेना, इतनी महंगी चीज़ क्यों खरीदी? अर्जुन सक्सेना ने तुरंत कहा, पापा, ये तो बड़ी नकली चीज़ है, इसकी कीमत ज़्यादा नहीं है। आपने पहले जो 7 भेड़िए इस्तेमाल किए थे उनकी चमड़े की बेल्ट की कीमत लगभग 200-300 रुपये है। सचमुच, गुची और एलवी की कई उच्च गुणवत्ता वाली नकलें मौजूद हैं। हाँ, इस बार मैं बिजनेस के सिलसिले में मुंबई तो नहीं गया था। वहाँ मेरी मुलाकात मेरे एक कॉलेज के सहपाठी से हुई। वो गर्मी की छुट्टियों में ये चीज़ें बेच रहा था। मैंने उसका बिजनेस संभाला और कुछ खरीद लीं। इसे आत्मविश्वास के साथ प्रयोग करें, बस इधर उधर खिलवाड़ करें, ये सब उच्च स्तर की नकल है। अगर वह पिता सक्सेना को बता देता कि यह सच है तो पिता सक्सेना को ये बेल्ट उपलब्ध करानी पड़ती और माँ किन पिता सक्सेना को साल में एक बार भी इसे पहनने नहीं देती। चीज़ें तो पहले इस्तेमाल के लिए होती हैं, अगर उन्हें किसी को दे दिया जाए तो उनका कोई उपयोग मूल्य नहीं रह जाता। इसलिए उन्होंने पिताजी सक्सेना से कहा कि यह एक बड़ी नकल है, उन्हें सहज महसूस कराएं। वैसे भी आजकल उच्च गुणवत्ता वाली नकलें ज़्यादा से ज़्यादा वास्तविक होती जा रही हैं। दो एक जैसी नकलों की तुलना किए बिना उनमें अंतर ढूंढना वाकई मुश्किल है। ये सुनकर पापा सक्सेना को थोड़ा शक हुआ। जब उन्होंने हाथ लगाया तो उन्हें लगा कि यह बेल्ट बिल्कुल वैसी ही है जैसी उन्होंने 5 साल पहले पहनी थी। लेकिन अर्जुन सक्सेना की बात सुनकर उन्हें लगा कि यह सच ही होना चाहिए, क्योंकि उसने देखा कि एल.वी. के शॉपिंग बैग में कई थैलियां थीं, साथ ही रेशमी स्कार्फ, दुपट्टे और ऐसी ही अन्य चीज़ें भी थीं। हालांकि मेरा बेटा अब खूब पैसा कमा रहा है, फिर भी उसे इतना पैसा खर्च करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। आखिरकार अभी भी 3 शावक हैं जिन्हें खाना चाहिए। पापा सक्सेना ने तुरंत फिर मुंह फुला लिया और बोले, मुझे भी लगता है कि ये बेल्ट 200-300 रुपये में महंगी है। ये वाकई मेरी 7 भेड़ियों वाली बेल्ट जितनी अच्छी नहीं लगती, मतलब ये किसी ब्रांड की बेल्ट है। लेकिन अर्जुन, ये बेल्ट तुमने पापा को दी थी, पापा को ये बहुत पसंद है, बाद में मम्मी पापा को ये बेल्ट पहना देना। ठीक है, अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर अर्जुन सक्सेना कई बार ऊपर नीचे दौड़े और अनन्या शर्मा के साथ मिलकर बच्चों के लिए खरीदा गया सारा दूध, चाय और डायपर दूसरी मंजिल पर ले आए। अर्जुन सक्सेना भी नीचे आए और पिताजी सक्सेना को दूसरी मंजिल तक ले जाने में मदद की। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा को नमस्ते करते हुए कहा कि ये बहुत बड़ी नकल है, अन्यथा उसके माता पिता इसका उपयोग करने में अनिच्छुक होंगे। अनन्या शर्मा ने ओके इशारा किया। जब अनन्या शर्मा आरव को ऊपर ले गईं तो अनीता सक्सेना शॉपिंग बैग देखने चली गईं। एल.वी. पुरुषों का ब्रीफकेस, गुची महिलाओं का मदर बैग, साथ ही रेशमी स्कार्फ आदि भी निकाल लें।
उसके हाथ पहले से ही कांप रहे थे और उसका गुस्सा भी बढ़ रहा था। जब डैड सक्सेना ने इसे देखा तो उन्होंने आगे बढ़कर कहा, लुओ जिंग, आप देख सकते हैं कि उच्च गुणवत्ता वाली नकलें अब ज़्यादा से ज़्यादा वास्तविक होती जा रही हैं और गुणवत्ता भी ठीक ठाक है। इसका इस्तेमाल भी बढ़िया किया जा सकता है। दरअसल मुझे लगता है कि हमारे घरेलू ब्रांड के चमड़े के बैग और बेल्ट भी बहुत अच्छे हैं और दाम भी सस्ते हैं। इन चीज़ों का ये बैच अर्जुन के सहपाठियों द्वारा बेचा जा रहा है। एक दूसरे के काम का ध्यान रखने के लिए अर्जुन ने खास तौर पर एक बैच खरीदा है। माँ दंग रह गई, ये तो ऊंची नकल है। अर्जुन सक्सेना ने कहा, हाँ माँ, देखो आपको पसंद आए तो। तभी अर्जुन सक्सेना आरव के पास आए, जो लंबे समय से मछली पकड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे, और मुस्कुराते हुए अपनी कलम की नोक पर टैप किया। आरव, पिताजी अब आपके लिए एक मछली टैंक स्थापित करेंगे और फिर मछली डाल देंगे। आप मछली पकड़ने के लिए अंदर जा सकते हैं, ठीक है? आरव को अर्जुन सक्सेना की बातें समझ में आ गईं और उसने उत्साह से अपने छोटे हाथों से हवा में थपथपाया, मुंह से हल्की सी दूधिया आवाज निकाली, बबल। जब सक्सेना के पिता और माता उन चीज़ों को देख रहे थे जो अर्जुन सक्सेना ने उनके लिए खरीदी थी, तो वे ये कहते हुए आहें भरते रहे कि उच्च गुणवत्ता वाली नकली वस्तुओं की गुणवत्ता बेहतर से बेहतर होती जा रही है, और फिर शिकायत करते रहे कि असली विलासिता की वस्तुएं बहुत महंगी हैं और वे केवल एक ब्रांड बेच रहे हैं, इत्यादि। भविष्य में मैं निश्चित रूप से घरेलू उत्पादों का समर्थन करूंगा और मैं उन विदेशी लग्जरी बैग आदि पर पैसा बर्बाद नहीं करूंगा। अनन्या शर्मा मन ही मन अर्जुन सक्सेना के लिए पसीज गई। उसे डर था कि जब सक्सेना के पिता और मां को पता चलेगा कि ये सच है तो वे अर्जुन सक्सेना के कान खींचेंगे, क्योंकि जब वो भोपाल में फूलों की दुकान पर थे तो दुकान वाले ने मछलियों का टैंक बनवा दिया था। अब अर्जुन सक्सेना को बस वाटर प्यूरीफायर का पानी बाथटब में डालना है और फिर मछलियों को बैग में मछलियों के साथ डालना है, पानी के साथ डालना है। अब गर्मी का मौसम है और ये उष्णकटिबंधीय मछलियां अभी भी अच्छी तरह से तृप्त हैं। मछली को मछली टैंक में डाल दिया गया और अर्जुन सक्सेना ने मुख्य बिजली का प्लग लगा दिया। अचानक मछली टैंक में रंगीन रोशनियां जल उठीं और धीरे धीरे फॉगर चला गया और कमल से धुंध निकलने लगी। कोहरा बढ़ रहा है। जब मछलियां पहली बार मछली टैंक के नए वातावरण में पहुंची तो वे सभी आगे पीछे टकरा रही थीं। अनन्या शर्मा ने आरव को गले लगाया और बोली, आरव, क्या ये अच्छा नहीं लग रहा? फिश टैंक में मछलियां ज्यादा सुंदर लग रही हैं ना? वाह, देखो, यहाँ एक छोटी सी सफ़ेद बत्तख है और यहाँ तो धुंध है। अभी भी पानी बह रहा है। क्या यह अच्छा नहीं लग रहा है? आप खोज सकते हैं। आरव की आंखें स्पष्ट रूप से चमक उठीं और वह उत्साह से आह कह रहा था। रेंगती हुई चटाई पर बैठे आन्या और सानबाव ने ये दृश्य देखा और वाह चिल्लाने लगे। अर्जुन सक्सेना हाथ धोने गए, आगे बढ़े और आन्या को उठाया, लेकिन केशिन को अनीता सक्सेना ने पहले ही उठा लिया था। फिर उन्होंने तीनों नन्हे बच्चों को गोद में उठाकर मछलियों को देखने के लिए कहा। गोद में लिए जाने के बाद दोनों नन्हे बच्चों ने रोना बंद कर दिया। फिर मैंने उत्सुकता से अपनी आंखें खोलीं, कुछ देर तक मछलियों को तैरते देखा, कुछ देर तक रंगीन पानी को देखा और फिर धुंध उगलते कमल को देखा। ये बहुत ही अनोखा था। आरव साहसी था और मछली पकड़ने के लिए मछली टैंक में जाना चाहता था, लेकिन मछली टैंक में प्लग लगा हुआ था। अनन्या शर्मा चिंतित थी कि यह सुरक्षित नहीं होगा, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से अर्जुन सक्सेना से एक प्लास्टिक वॉशबेसिन खोजने, वॉशबेसिन में पानी डालने और फिर 2 मछलियों को पकड़कर अंदर डालने के लिए कहा। फिर आरव को पकड़ने के लिए पकड़ो। क्योंकि प्लास्टिक का बर्तन इस्तेमाल किया गया है, इसलिए अगर आरव बर्तन को पलट भी दे तो वह नहीं टूटेगा। रिया और आन्या अधिक आज्ञाकारी हैं, वे केवल मछलियों को देखती हैं और उन्हें पकड़ना नहीं चाहती। जब आरव ने वहां मछलियां पकड़ी और पानी चारों तरफ फैल गया तो अनीता सक्सेना ने अपना रुख बदलकर रिया को गले लगाना चाहा। उस नन्हे से बच्चे को लगा कि अनीता सक्सेना उसे मछलियां नहीं दिखाने देंगी और वह तुरंत ही नाराज होकर गुनगुनाने लगा। इससे अनीता सक्सेना मुस्कुराई और बोली कि जिन अच्छा है दादी, अपना आसन बदलो और तुम्हें मछली की राजधानी दिखाओ। आइए मछलियों को देखना जारी रखें। क्या आपको नहीं लगता कि वे बहुत प्यारी हैं? 3 वयस्क 3 छोटे बच्चों के साथ मछली देखने गए और शाम के 6 बजे उसे देखा। पहले वे खड़े होकर गले मिल रहे थे, फिर बैठकर गले मिल रहे थे। ये देखकर अनीता सक्सेना इतनी नींद में थी कि उसने अपनी आंखें मलनी शुरू कर दी, लेकिन तीनों छोटे बच्चे अभी भी खुशी से देख रहे थे।
खास तौर पर मछली पकड़ने का खेल खेल रहे आरव बहुत ऊर्जावान हैं। आखिरकार तीनों नन्हे मुन्ने इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्हें नींद आ गई और वे सो गए। तब जाकर बड़े लोग शांत हुए। अनीता सक्सेना ने अर्जुन सक्सेना को ऊपर जाकर आराम करने को कहा। आज मैं गाड़ी से भोपाल गया और वापस भी आ गया। मैंने बहुत सारा सामान खरीदा था और बहुत थका हुआ था। फिर वह खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। रात को भोजन के समय बच्चे नहीं जागे थे और उन्होंने आश्वस्त करने वाला भोजन किया था। सक्सेना के पिता और माँ ने उस खूबसूरत दूध वाली चाय को पी लिया, लेकिन अर्जुन के पिता को उसे पीने के बाद कुछ भी महसूस नहीं हुआ। यह उससे कुछ अलग नहीं था जो अनीता सक्सेना ने उन्हें पहले पिलाया था। अनीता सक्सेना मुस्कुराई और अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उन्हें लगा कि सारी थकान गायब हो गई है। अर्जुन सक्सेना से कहो कि वह बाद में आंटी जिया और किनमेई को एक कप देगी। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और बोले कोई बात नहीं। इसे 10 बार खरीदा गया और उन चारों ने 4 बार पिया। अनन्या शर्मा अभी भी चाय पीना चाहती है, लेकिन अब वो स्तनपान करा रही है, इसलिए कम दूध वाली चाय पीना बेहतर है ताकि उसे कप का लालच न हो। 1 कप पीने के बाद उसने मना कर दिया। फिर मैंने दूध वाली चाय पकड़े हुए एक फ़ोटो ली और उसे अपने मित्रों को भेज दिया। साथ में दिया गया पाठ है, मीठी दूध वाली चाय, मीठी गर्मी। प्रिया मेहता ने तुरंत मैसेज भेजकर पूछा कि क्या वो लखनऊ में नहीं है? वहाँ पीने लायक रंग वाली चाय कैसे हो सकती है? अनन्या शर्मा ने बताया कि अर्जुन सक्सेना ने इसे आज मुंबई की व्यावसायिक यात्रा के दौरान खरीदा। प्रिया मेहता, मुझे पूछने नहीं आना चाहिए था और जब मैंने पूछा तो मैं कुत्ते के खाने से भर गई थी। ओह माय, आपके प्यारे प्यार को देखकर मुझे प्यार करने का मन कर रहा है, लेकिन उनमें से कोई भी मेरी बहन के लायक नहीं है। भावनात्मक विषयों पर पुरुष और महिला दोनों ही बात करना पसंद करते हैं। शाम को अर्जुन सक्सेना को उनके हाई स्कूल की कक्षा 235 के मॉनिटर हु चाओ का फ़ोन आया। पहले तो अर्जुन सक्सेना को पता ही नहीं चला कि यह चाओ हु का फ़ोन था, एक अजीब कॉल। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उनकी कक्षा ने कुछ बार एक साथ भोजन किया था, लेकिन उनके और मॉनिटर के बीच का रिश्ता बहुत करीबी नहीं था, बस सहपाठियों के साथ एक साधारण रिश्ता था। इसलिए उन्होंने एक दूसरे के फ़ोन नंबर साझा नहीं किए। हु चाओ ने बताया कि अर्जुन सक्सेना का फ़ोन नंबर कक्षा की पता पुस्तिका में मिला। हु चाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन सक्सेना, मुझे नहीं लगता कि तुमने ग्रुप में खुलकर बात की है, इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन करके बताया कि हमारी कक्षा 235 के लोग परसों दोपहर 12 बजे मीडे फॉर्म में डिनर करने वाले हैं। वहाँ रैपसीड के फूल खिले हैं। ड्राइव बहुत ज़ोरदार है और क्रेफिश पकड़ने और मोर देखने का भी मज़ा है, बहुत मज़ा आता है। अर्जुन सक्सेना ने फ़ोन चालू किया और उसे बंद कर दिया। अनन्या शर्मा को देख रहे हैं, इसका मतलब है जाना है या नहीं जाना है। अनन्या शर्मा को ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि वहाँ रैपसीड, मोर और क्रेफिश भी हैं। उसने सिर हिलाया। आखिर अर्जुन सक्सेना के स्क्वाड लीडर ने उसे खास तौर पर एक डिनर पार्टी में बुलाया था। मना करना ठीक नहीं होगा और अर्जुन सक्सेना पहले भी वहां आ चुका था। इस बार ऐसा नहीं हो सका क्योंकि वह नहीं गई। जहां तक अर्जुन सक्सेना की चिंता का सवाल है कि दूसरे लोग उनसे बात करेंगे, तो उन्हें इस बात का भी डर नहीं है। वह बलात्कार के फूलों और मोरों को देखती थी, न कि उन लोगों के साथ खेलने के लिए जो उसकी जीभ चबाते थे। अनन्या शर्मा को सिर हिलाते देख अर्जुन सक्सेना ने हु चाओ से कहा, मैं इन दिनों थोड़ा व्यस्त हूँ, मैंने व्हाट्सएप नहीं पढ़ा है। ठीक है, ये पहले जैसा ही है, मैं समय पर वहां पहुंच जाऊंगा। हु चाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, खाने के खर्च के नियम अब भी पहले जैसे ही हैं। हमारे यहाँ AA सिस्टम है। वैसे आप एक महिला साथी भी ला सकते हैं। अगर आप महिला साथी लाते हैं तो आपसे सिर्फ आपके खर्च का ही शुल्क लिया जाएगा। अर्जुन सक्सेना, सुना है आपने किसी गर्लफ्रेंड के बारे में बात की थी। क्या वो लोकल है या झोंग भाई से? दाढ़ी चाओ गपशप करने लगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि अर्जुन सक्सेना की असली गर्लफ्रेंड मंगेतर और अनन्या शर्मा अर्जुन सक्सेना के बगल में बैठकर उनकी बातें सुन रही हैं। हु चाओ ने जिस लड़की के बारे में सुना था वह नेहा कपूर थी, जिसके बारे में अर्जुन सक्सेना ने पहले बात की थी। क्योंकि अर्जुन सक्सेना ने पहले भी फ्रेंड्स सर्कल में नेहा कपूर के साथ एक फ़ोटो पोस्ट की थी। उसने ये भी दिखाया कि उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। इनमें से कुछ तस्वीरें नेहा कपूर ने उन्हें पोस्ट करने के लिए कहा है और कुछ तस्वीरें वह खुद पोस्ट करना चाहते हैं। आखिरकार उस समय उन्हें नेहा कपूर बहुत पसंद थी, इसलिए छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था।
नेहा कपूर से ब्रेकअप के बाद उन्होंने अपने सारे फ्रेंड्स सर्कल्स खत्म कर दिए। हालांकि क्योंकि उनके दोस्तों का सर्कल 3 दिनों के लिए दोस्तों को दिखाई देने के लिए सेट है और 3 दिन पहले नहीं देखा जा सकता है, इसलिए हु चाओ और अन्य अभी भी नहीं जानते हैं कि उन्होंने नेहा कपूर के साथ संबंध तोड़ लिया था और पहले से ही अनन्या शर्मा के साथ थे और सगाई कर ली थी। इसके अलावा वह बहुत व्यस्त हैं और अनन्या शर्मा ने उनसे मोमेंट्स पर पोस्ट करने के लिए नहीं कहा। हाल ही में अनन्या शर्मा के साथ रहने के बाद से उन्होंने मोमेंट्स पर कोई पोस्ट नहीं किया है। अर्जुन सक्सेना ने कहा, ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड और मेरी सगाई हो चुकी है। मैं अगले साल तक इंतज़ार करूंगा जब हम शादी के सर्टिफिकेट पर बात कर सकेंगे। मेरी गर्लफ्रेंड अहमदाबाद से है और वह अभी मेरे घर पर है। दाढ़ी वाले चाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर तुरंत मुस्कुराते हुए बोले, बधाई हो, आप हमारी कक्षा में शादी करने वाले पहले व्यक्ति हैं। अद्भुत। मैं कल आपसे और भाभी से मिलने के लिए उत्सुक हूँ। क्योंकि अर्जुन सक्सेना जब 7 साल का होने वाला था तब वह पहली कक्षा में था। वह अपने सहपाठियों से थोड़ा बड़ा था जो 6 साल और 1 साल के थे, इसलिए दाढ़ी वाले चाव के लिए अनन्या शर्मा और उसकी भाभी को बुलाना पूरी तरह से ठीक था। फ़ोन रखने के बाद अनन्या शर्मा तुरंत बिस्तर से उतरकर अलमारी की ओर भागी। पत्नी, तुम क्या कर रही हो? आज जो कपड़े तुमने मेरे लिए खरीदे हैं उन्हें ले लो, मैं उन्हें आज रात धो दूंगी और कल एक दिन के लिए सुखा दूंगी ताकि मैं उन्हें अगले दिन पहन सकूं। अनन्या शर्मा की बातें सुनकर अर्जुन सक्सेना मुस्कुराते हुए बोले, क्या आपने नहीं कहा था कि वे कपड़े बहुत महंगे हैं? ये महंगा ज़रूर है पर देखने में हाई एंड लगता है। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी क्लास के रियूनियन में जा रही हूँ। बेशक अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने होंगे। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराते हुए पास आए, अलमारी के दरवाजे पर हाथ रखा, मुस्कुराए और स्कर्ट चुन रही अनन्या शर्मा की प्रोफाइल देखी और मुस्कुराते हुए बोले, बीवी, लगता है तुम हमारी क्लास की सारी लड़कियों की तुलना करना चाहती हो। क्या तुम्हें इस बात की चिंता है कि कुछ लड़कियां मुझे पसंद थीं? 275 पुराना मॉनिटर कॉल करता है और कक्षा के पुनर्मिलन में भाग लेता है। 3 और रिकॉर्ड पढ़ता है। अर्जुन सक्सेना की बातें सुनकर अनन्या शर्मा ने कपड़े चुनने का हाथ नीचे रख दिया और अर्जुन सक्सेना की तरफ गंभीरता से देखा, क्या सच में वहां आपकी पूर्व प्रेमिका है? अर्जुन सक्सेना ने इसका जिक्र नहीं किया, उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा। वह वास्तव में अधिक सुंदर कपड़े पहनना चाहती थी और अर्जुन सक्सेना जैसा चेहरा देना चाहती थी। अब अर्जुन सक्सेना की यह बात सुनकर उसे याद आया कि अर्जुन सक्सेना का पुराना मॉनिटर फ़ोन पर कहता था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड लोकल है या जोंघाई। दूसरे शब्दों में कहें तो लखनऊ में अर्जुन सक्सेना की एक लड़की थी जो उसे पसंद थी। मोटा और मोटा। अर्जुन सक्सेना कुछ देर तक यूं ही अनन्या शर्मा को चिढ़ाता रहा, पर उसे लगा ही नहीं कि अनन्या शर्मा सच में उससे पूछने आई है। वह फिर सीधा खड़ा हुआ और बड़ी गंभीरता से बोला, ये तो सच में है ही नहीं। अनन्या शर्मा से मिलने से पहले वह केवल अपनी गर्लफ्रेंड नेहा कपूर के बारे में ही बात करते थे। तो क्या तुम्हें अपनी क्लास की किसी सहपाठी पर क्रश है? अनन्या शर्मा ने पूछना जारी रखा। यह अर्जुन सक्सेना को ऐसा लगा जैसे उसने अपने लिए गड्ढा खोद लिया हो और खुद उसमें कूद गया हो, क्योंकि किशोरावस्था में उसे अपनी कक्षा की एक लड़की पर बहुत क्रश था। लेकिन ये सिर्फ एक क्रश है, कोई स्वीकारोक्ति नहीं। उनकी कक्षा का फूल सचमुच बहुत सुंदर है, न केवल कक्षा का फूल बल्कि स्कूल का फूल भी। न केवल उसे बनहुआ पर क्रश है बल्कि कक्षा के 98% लड़कों को भी उस पर क्रश है। आखिरकार लड़कों को सुंदर चीजें पसंद होती हैं। लेकिन अब 2 साल हो गए हैं और वह भूल ही गया है कि बनहुआ कैसा दिखता है। इसके अलावा अब जब उनके पास अनन्या शर्मा और उनके 3 छोटे बच्चे हैं तो बनहुआ के प्रति उनकी प्रशंसा बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। बीवी, मुझे आरव के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। तुम पहले अपने कपड़े चुन लो, फिर उन्हें सिंक में डाल दो। मैं बाद में तुम्हारे लिए धो दूंगा, इसलिए उन्हें मत धोना। अर्जुन सक्सेना पलटकर पालने के पास चला गया। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना की पीठ की ओर इशारा किया, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। आखिरकार इस तरह की बात तो बिल्कुल सामान्य है। जब मैं किशोर थी तो मेरे हार्मोन्स बहुत उत्तेजित थे और यह समझना आसान था कि मेरी कक्षा में कौन सी लड़की या लड़का उन पर मोहित हो जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे वह, जो केवल 6 साल की है, ये भी जानती है कि उसे लड़के पसंद हैं। बेशक शुरू से अंत तक उसे जो लड़का पसंद आया वह केवल अर्जुन सक्सेना था।
ये सोचकर अनन्या शर्मा थोड़ी नाराज हुई कि वह उस समय ऐसे सीन में थी जब उनकी मुलाकात अर्जुन सक्सेना से हुई थी। परिणामस्वरूप अर्जुन सक्सेना उसे याद नहीं कर पाया, उसे अपने हृदय की श्वेत चांदनी के रूप में ग्रहण करना तो दूर की बात थी। हालांकि अनन्या शर्मा ने ओली की छोटी गुलाबी मुट्ठी को फिर से जकड़ लिया। कल अच्छे कपड़े पहनने और अच्छा दिखने के लिए और अधिक दृढ़ संकल्पित रहें। यान दबाव क्यून फेंग। जब अर्जुन सक्सेना अपने बेटे को सहला रहे थे तो उन्होंने उसका चेहरा चूमा और धीमे स्वर में कहा, बच्चा, तू सचमुच पापा का रक्षक है। अब से हमारे बाप बेटे आपस में खूब मिलजुल कर रहेंगे और तेरी माँ से डांट नहीं पड़ेगी, ठीक है? आरव सचमुच रोते हुए उठा। अर्जुन सक्सेना द्वारा उसका डायपर बदलने के बाद वह बच्चा फिर से शांति से सो गया। तभी अर्जुन सक्सेना ने सीमा जोशी को फ़ोन करके बताया कि वह और अनन्या शर्मा क्लास रियूनियन में जा रहे हैं। ठीक है अर्जुन भैया, अगर आप अपनी भाभी के साथ जाएंगे तो मैं भी चलूंगी। क्या आप बच्चे को ले जाएंगे? सीमा जोशी ने पूछा। मुझे उन 3 प्यारी लड़कियों की बहुत याद आती है। नहीं, वे अभी सिर्फ 3 महीने के हैं, इसलिए धूप में बाहर जाना ठीक नहीं है। इस गर्मी में बाहर की धूप बहुत तेज है। बिल्कुल सही भाई अर्जुन, मैंने टीचर टैंक को शैम्पू और हेयर ग्रोथ लिक्विड भेजा था। उन्हें पता था कि आपने इसे खुद बनाया है और वे बहुत हैरान हुए। उन्होंने पूछा कि आपने असल में बाल धोना कब सीखा। हेयर वाटर। पहले तो उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मैंने उन्हें बताया कि यह शैम्पू बहुत अच्छा काम करता है और तारीफ के बाद उन्होंने कहा कि घर जाकर इसे आजमाओ। उनके हाव भाव देखकर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि भाई अर्जुन, आप एक बेहतरीन एंटी हेयर लॉस शैम्पू बना सकते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद सोना हमेशा चमकता रहेगा। जब समय आएगा मैं हिम्मत करके टिकट बनवाऊंगा तो वह मुझसे आपका फ़ोन नंबर जरूर मांगेगा भाई अर्जुन। इसके अलावा मेरे माता पिता द्वारा शैम्पू और बाल विकास तरल का उपयोग करने के बाद बालों के विकास और वृद्धि का प्रभाव अभी तक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन बालों के झड़ने को रोकने की घटना कुछ हद तक प्रभावी है। कुछ समय पहले जैसे ही मेरी माँ ने अपने बाल खुजाए, वे गिर गए और इससे उन्हें अपने जीवन पर संदेह होने लगा। मुझे अपने पिता की तरह गंजा होने का बहुत डर है। इस शैम्पू के इस्तेमाल के बाद कम से कम जब वह अपने बालों को खुजला रही थी तो उसके गिरे हुए बाल नहीं पकड़ पा रहे थे। सिर्फ जब वह कंघी करती थी तो बाल थोड़े से झड़ जाते थे। इससे बालों का झड़ना तो रुक गया, लेकिन उसे इस बात पर बहुत हैरानी हुई कि उसके बाल फिर से झड़ गए। दोस्तों, इस शैम्पू को एमवे सकल करें। सीमा जोशी ने उत्साह से ये बातें अर्जुन सक्सेना को बताईं। वह रोज़ाना शैम्पू लगाने के बाद अपने माता पिता की स्थिति अपनी नोटबुक में दर्ज करता था। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, आधे महीने में बालों के झड़ने को रोकने का एक बहुत ही स्पष्ट प्रभाव होगा और विकास और बालों की वृद्धि का प्रभाव केवल 1 महीने के बाद दिखाई देना शुरू हो जाएगा। 5 अगस्त को अर्जुन सक्सेना की क्लास का रियूनियन था। अनन्या शर्मा जल्दी उठ गई। नहा धोकर, अपने बेटे बेटियों के साथ खेलकर और उन्हें खाना खिलाकर उसने अनीता सक्सेना से कहा कि उसे बाहर जाकर कुछ काम है। नाश्ता भी नहीं खाया। अर्जुन की मां ने अनन्या शर्मा से पूछा कि वो क्या करने वाली है, तो अनन्या शर्मा ने एक राज बताया। अर्जुन की मां ने 2 स्टीम्ड बन लिए और अनन्या शर्मा के पेट में ठूंस दिए ताकि वो रास्ते में खा सके और भूखी न रहे। अनन्या शर्मा को निश्चिंत होकर काम पर जाने दें और बच्चों को उनके पास छोड़ दें। सुबह 9 बजे जब अनन्या शर्मा वापस आई तो मनोरंजन पार्क में पेट के बल खेल रहे 3 छोटे बच्चे एक साथ दरवाजे की ओर देखने लगे। फिर कुछ देर के लिए जम गया। आंखें सीधी हैं। सोफे पर बैठे अर्जुन सक्सेना भी दंग रह गए। इससे पहले अर्जुन सक्सेना ने खुद अनन्या शर्मा पर हल्का मेकअप किया था। शादी की तस्वीरें लेते समय अनन्या शर्मा ने एक बार भारी मेकअप किया था। सगाई की दावत के दौरान अनन्या शर्मा ने उत्सव का मेकअप किया था। सभी उत्तम एवं सुंदर हैं। हालांकि अनन्या शर्मा इस समय उतनी खूबसूरत नहीं दिख रही हैं। बहुत स्वादिष्ट। इसका स्वभाव न केवल धूल भरा और अलौकिक है, बल्कि यह अविश्वसनीय रूप से सुंदर भी है। मैं नहीं जानता कि इसका वर्णन करने के लिए मैं किन शब्दों का प्रयोग करूं। 2 शब्द हैं, सुंदर। 3 शब्द हैं, अति सुंदर। सबसे खास बात यह है कि अनन्या शर्मा ने सिर्फ हल्का मेकअप किया था, लेकिन वेस्टर्न स्टाइल की स्कर्ट, एक्सेसरीज और हेयर स्टाइल के साथ। और अनन्या शर्मा खुद एक विद्वान हैं, घर में अमीर हैं, आत्मविश्वास से भरी हैं और एक सेलिब्रिटी स्वभाव है। वह सीधे सामने आ गईं।
बिल्कुल स्वर्ग और धरती से आई परी की तरह। महान, सुरुचिपूर्ण। अनन्या शर्मा उस समय थोड़ी शर्मिंदा हुई जब उन्होंने देखा कि अर्जुन सक्सेना और 3 छोटे बच्चे एक साथ उनकी ओर देख रहे हैं। जब वह अर्जुन सक्सेना के पास आई तो तीनों छोटे बच्चों की निगाहें उस पर टिक गईं। आरव और आन्या के मुंह से तो और भी लार टपक रही थी। इस समय अर्जुन सक्सेना को अपने दिल की धड़कनें तेज महसूस हुईं। पतिदेव, क्या आज मैं आपको सुंदर लग रही हूँ? अनन्या शर्मा ने हिम्मत जुटाई और अर्जुन सक्सेना से पूछा। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया। तीनों छोटे बच्चों ने भी एक साथ सिर हिलाया। अनन्या शर्मा बहुत खुश हुई और बोली, तो फिर मैं ऊपर जाकर एक और हाई हील्स की जोड़ी ले लूंगी और बाद में उन्हें कार में रख दूंगी। वहां पहुंचकर कार से उतरते समय उन्हें पहनूंगी। बोलने के बाद अनन्या शर्मा मीठी मुस्कान के साथ ऊपर चली गईं। थोड़ी देर बाद अर्जुन सक्सेना ने अपना सिर हिलाया, फिर बच्चों की ओर देखा और पाया कि तीनों छोटे बच्चे बिना पलक झपकाए दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल तक की सीढ़ियों को देख रहे थे। 276 आज की अनन्या शर्मा बहुत खूबसूरत है। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराते हुए मनोरंजन पार्क में आए, तीनों छोटे बच्चों को गोद में उठाया, उन्हें रेंगने वाली चटाई पर लिटा दिया और उन तीनों से बात की। क्या तुमने देखा कि माँ बहुत सुंदर है? आरव, आन्या, तुम दोनों भाई बहन लार टपका रहे हो। पिताजी तुम्हें पूछें, क्या तुमने कभी इतनी खूबसूरत माँ नहीं देखी? क्या तुम इसे माँ के रूप में पहचानते हो? हाँ, आरव की लार पोंछते समय छोटे लड़के ने अपने अंगों को हिलाया और उत्साह से मुस्कुराया। अर्जुन सक्सेना भी हंस पड़े। बेशक, चाहे वह अच्छा लगे या नहीं, छोटे बच्चों की आंखें सबसे चमकदार होती हैं। आज मम्मी पापा बाहर खेलने जा रहे हैं और देर से वापस आएंगे। तुम तीनों घर पर अपने दादा दादी के साथ रहोगी, ठीक है? चलो, पिताजी तुम्हें पलटना सिखाएंगे। अर्जुन सक्सेना ने सबसे पहले बच्चों को गोद में लिया और उन्हें पलटने और खेलने के लिए कहा और फिर उनके साथ रेंगने वाली चटाई पर लेटने को कहा। उन्हें पलटना सिखाएं। चलो, पहले हम अपने पैर ऊपर कर लें, फिर ये देखो। पिताजी पलट गए और पलट गए। तुम तीनों कोशिश करो। तीनों छोटे बच्चे अर्जुन सक्सेना की ओर देखने लगे। पलट जाओ, चलो, अर्जुन सक्सेना ने तीनों छोटे बच्चों से कहा। केशन अभी भी थोड़ा उलझन में था। आन्या ने या की आवाज निकाली। आरव ने करवट लेना सीखना शुरू कर दिया। उसने अपना शरीर एक तरफ घुमाया, लेकिन करवट नहीं ले सका। अर्जुन सक्सेना ने धैर्यपूर्वक निर्देश दिया। हाँ, आरव ने बहुत अच्छा काम किया और अधिक मेहनत करो। दाहिना पैर पहले निकल जाएगा। पहले अपने पैर हिलाओ। पहले दाहिना पैर हिलाएं। छोटा बच्चा अभी भी संघर्ष कर रहा है। अर्जुन सक्सेना ने अपने हाथों से फिर उनके पैर थपथपाए, कहा, पहले पैर। या आरव मिल्किन कुछ बार चिल्लाए और फिर अपने दाहिने पैर से पलट गई। सफलतापूर्वक पलटें। ये दृश्य देखकर अर्जुन सक्सेना हंस पड़ा। हाँ, बस पहले पैर रखकर इधर आओ, तुम बहुत होशियार हो। आरव, जो सफलतापूर्वक पलट गया था, ने फिर से बेबी की खुशी भरी आवाज निकाली। लेटने की स्थिति से रेंगने वाली चटाई पर लेटने की स्थिति में सफलतापूर्वक परिवर्तन किया गया। ठीक इसी समय अनन्या शर्मा ऊंची एड़ी के जूते वाला बैग लेकर नीचे आई और ये दृश्य देखा। खुशी से झूमते हुए वह सीढ़ियों पर चिल्लाया, अर्जुन सक्सेना, आरव पलट जाएगा। कमरे में टीवी देख रहे अर्जुन के पिता और मां दरवाजा खोलकर बाहर आए और पूछा कि क्या पोता पलट जाएगा। जल्दी से मनोरंजन पार्क की ओर भाग गया। ये देखकर कि आन्या और रिया अभी भी लेटी हुई हैं, आरव पहले से ही लेट गया था। ऐसा लगता है कि यह सफलतापूर्वक चालू हो गया है। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराते हुए बोले, वाह, आरव ने करवट बदल ली। ये नन्हा सा लड़का हमेशा से करवट बदलना चाहता था और आज आखिरकार कामयाब हो गया। बुरा नहीं, ये वाकई मेरा बेटा अर्जुन सक्सेना है। चलो आरव, चलो माँ और दादा दादी को फिर से एक बार घुमाव दिखाते हैं, है ना? अनन्या शर्मा दादा सीढ़ियों से नीचे गईं, बैग एक तरफ रखा, अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करने वाली थीं। अनीता सक्सेना ने भी अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मनोरंजन पार्क की ओर दौड़ पड़ीं। पिताजी सक्सेना दौड़कर कमरे में आए, अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए उत्साहित हो गए। अर्जुन सक्सेना ने आरव को गोद में उठा लिया और उसे रेंगने वाली चटाई पर लिटा दिया। फिर तीनों छोटे बच्चों को अभी की तरह पलटना सिखाना जारी रखें। इस बार बच्ची रिया का ध्यान करवट बदलने पर नहीं, बल्कि अपनी माँ और दादा दादी के हाथों में पड़े मोबाइल फ़ोन को उत्सुकता से बड़ी बड़ी आंखों से देखने पर था।
ये जानते हुए कि यह उसका वीडियो बना रहा है, वह मुस्कुराई और फोटो खिंचवाना उसे अच्छा लगा। साथ ही कैमरे की तरफ मुंह भी बना रहे हैं। अनन्या शर्मा को असहाय देखकर मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, कैमरे की तरफ मत देखो, पापा की तरफ देखो और पापा के साथ करवट बदलने का अभ्यास करो। 3 छोटे बच्चों में से केशिन को हर काम थोड़ा धीमा करना पड़ता था। उदाहरण के लिए, जब आरव और अन्या 3 महीने के थे तब उन्होंने सिर उठाने का अभ्यास किया था। तब वे 90 पॉइंट्स के साथ सिर उठा सकते थे और अब वे 100 पॉइंट्स के साथ सिर उठा सकते हैं। लेकिन केशिन अभी भी 80 अंक पर दिख रहा है। पलटने की तो बात ही छोड़िए। आन्या कभी कभी अपनी करवट बदल लेती थी, लेकिन केशिन पूरी तरह से स्थिर थी। उसे एक तरफ मोड़ना बहुत श्रमसाध्य है, लेकिन हर बार जब वह उसके साथ करवट लेती तो उसे आनंद का एक नया एहसास होता। जाहिर है केशिन को भी करवटें बदलना पसंद है, लेकिन वह आलसी है और खुद से हिलना नहीं चाहती। सिर उठाने की तरह शुरुआत में सिर उठाने का अभ्यास करना भी बहुत थका देने वाला होता है। अगर आपको सिर उठाना पड़े तो आप असहज महसूस करेंगे। खुशकिस्मती से एक बेटा है जो आगे बढ़ना बहुत पसंद करता है। आज दोनों बच्चे 3 महीने और 18 दिन के हो गए हैं। बच्चे आमतौर पर 4 महीने में पलट जाते हैं। आरव का कार्यकाल 3 महीने से अधिक समय में पूरा हो जाएगा, जो कि उसके समय से पहले ही है। इतना खराब भी नहीं। अर्जुन सक्सेना के नेतृत्व में और अपनी माँ, दादा दादी और नाना नानी से घिरे हुए आरव ने बहुत चेहरा दिया और फिर से पलट गया। और यह मोड़ पहले की तुलना में तेज था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे पहले अपने दाहिने पैर का उपयोग करना होगा। आन्या अभी भी अपने दाहिने पैर का जोर से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, लेकिन पहली बार से बेहतर है। कम से कम उसने हिलकर अपना शरीर तो घुमाया, लेकिन कितनी भी कोशिश की वह पलट नहीं पाया। अर्जुन सक्सेना ने उसे 2 बार दिखाया, लेकिन छोटी लड़की फिर भी ऐसा नहीं कर सकी। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं, हमारा आन्या तो पहले से ही बहुत अच्छा है और वो पलटी मारेगा। कुछ ही दिनों में हमारा आन्या भी अपने भाई जैसा पलट जाएगा। हमारे परिवार के छोटे सज्जन, रिया, तुम कब करवट बदलने को तैयार होगे? तुम देखते हो कि मेरा भाई करवट बदलेगा और मेरी बहन भी करवट बदलेगी और जल्द ही करवट बदलेगी। अगर तुम करवट बदलना नहीं सीखोगे तो भाइयों और बहनों, जब तुम रेंग सकते हो तो तुम बस लेटकर देख सकते हो। कि जिनको भी पलटना सीखने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। जब अर्जुन सक्सेना छोटे बच्चों के साथ बातचीत कर रहे थे, तब अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना के साथ 3 छोटे बच्चों द्वारा करवट बदलने का अभ्यास करते हुए एक वीडियो बनाया और उसे अपने माता पिता सहित परिवार को भेज दिया। अनीता सक्सेना ने तुरंत वीडियो कॉल किया। अनन्या शर्मा ने स्वीकार किया। अनीता सक्सेना ने जल्दी से कहा, देखती हूँ, हमारे परिवार में आरव बहुत होशियार है, वह 3 महीने में ही बड़ा हो जाएगा, यह आश्चर्यजनक है। आरव, दादी और वीडियो तुम्हारे साथ है, क्या तुम पलटकर दादी को फिर से दिखा सकते हो? अनन्या शर्मा ने मोबाइल फ़ोन आरव के पास लाकर उसे मोबाइल फ़ोन पर वीडियो में अनीता सक्सेना को देखने दिया। सुनील सक्सेना इस समय कंपनी में काम कर रहे हैं और उन्हें अपना मोबाइल फ़ोन देखने का समय नहीं मिला है, इसलिए उन्होंने अभी तक इसे नहीं देखा है। अन्यथा उन्होंने तुरंत ही वीडियो कॉल करके अपने छोटे पोते को करवट बदलते हुए देखा होगा, क्योंकि यह बहुत यादगार है। जब आप करवट लेने में सक्षम हो जाएं, तो आप स्कूल जाना शुरू कर सकते हैं और घुटनों के बल चलना सीख सकते हैं, और जब आप घुटनों के बल चलना सीख जाएं, तो आप चलना सीख सकते हैं। शिशु का हर विकास बहुत यादगार होता है। अनन्या शर्मा ने वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे सेव कर लिया। भविष्य में जब वे किंडरगार्टन में जाएंगे तो वे इन वीडियो को सीडी में बंद करके सेव कर लेंगे, बाद में यादें देखने के लिए सुविधाजनक। इसे उस समय बड़े बच्चों को भी दिखाया जा सकता है। आरव ने दादी को खूब मुंह दिखाया, उनके छोटे से हाथ में फ़ोन पकड़ाया और फ़ोन में अनीता सक्सेना से कहा, या अब तक तो लोगों को पहचान ही गए होंगे, मैं जानता हूं कि यह वीडियो में दादी है। उत्साहित अनन्या शर्मा ने फ़ोन ले लिया, ये संकेत देते हुए कि अर्जुन सक्सेना आरव को पलटने के लिए ले जा सकता है। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और आरव और आन्या दोनों को दूर कर दिया और फिर उन्हें पलट दिया। इस बार रिया शियाओडियन ने आखिरकार कुछ कदम उठाए। अनुमान है कि उसने पाया कि उसके माता पिता, दादा दादी और दादी का ध्यान उसकी क्यूटनेस पर नहीं बल्कि उसके भाई बहनों पर था, इसलिए वह भी कुछ करना चाहती थी, कुछ ऐसा जो माता पिता को पसंद आए। 277 आरव पलट जाएगा।
आप खोज सकते हैं। आरव ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। एक बार पलटना, यह अधिक से अधिक अनुभव पलटना है। आन्या ने भी इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अर्जुन सक्सेना की शिक्षा के तहत कम से कम उसे अपना दाहिना पैर उठाकर बाएं पैर के ऊपर रखना तो आ गया। हालांकि वह अभी भी अपनी कमर की ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था और वह करवट भी ठीक से नहीं ले पा रहा था। केशिन थोड़ी छोटी थी। अपने भाई बहनों को बड़ी बड़ी चालें चलते देखकर उसने उनके साथ चलने की बहुत कोशिश की और फिर पाया कि वह करवट भी नहीं ले पा रही थी। अचानक वह वाह कहकर चिल्लाए, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी छोटी मोटी चालों के कारण उसे वयस्कों का ध्यान नहीं मिला। ओ हाहा कोई वीडियो नहीं, कोएक्सिंग मोड चालू करें। क्योंकि अनन्या शर्मा ने आज पहले से ही मेकअप और नई ड्रेस पहन रखी थी, इसलिए अर्जुन सक्सेना ने उसे रिया को गले नहीं लगाने दिया। वह गले लगाने आता है। अनन्या शर्मा अनीता सक्सेना से बात करने के लिए बालकनी में चली गईं। अनीता सक्सेना ने कहा कि वह उन्हें फिर से आरव के पास ले जाना चाहती थी, खासकर जब उन्होंने देखा कि आरव पहले ही पलट चुका था। चूंकि अनन्या शर्मा का कैमरा अभी बच्चों पर केंद्रित था, इसलिए अनीता सक्सेना ने अभी तक अनन्या शर्मा को नहीं देखा था। कुछ देर अकेले में बातचीत करने के बाद अनन्या शर्मा ने कैमरा स्विच किया और उसे अपनी ओर घुमाया। अनीता सक्सेना एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं। हान, आज आपकी बेटी इतनी सुंदर कैसे तैयार हुई है? कपड़े भी सुंदर हैं। हालांकि मैं केवल ऊपरी शरीर पर थोड़े से कपड़े देख सकता हूं, लेकिन इस छोटे से हिस्से से ये देखा जा सकता है कि कपड़ों का ये सेट मेरी बेटी के पहनने के लिए बहुत सुंदर है। इसके अलावा उनकी बेटी ने मेकअप किया, हेयर स्टाइल बनाया और लाव शब्द से उकेरा हुआ एक हार भी पहना, जो चाओ ताई फूक ने उसके लिए खरीदा था जब अर्जुन सक्सेना परसों एक व्यापारिक यात्रा पर भोपाल गए थे। अविश्वसनीय रूप से सुंदर, इससे वह आश्चर्यचकित हो गई। अनन्या शर्मा ने देखा कि उसकी मां आश्चर्यचकित थी। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसने अनीता सक्सेना को बताया कि आज अर्जुन सक्सेना हाई स्कूल की कक्षा के पुनर्मिलन का दिन था। वह बाद में अर्जुन सक्सेना के साथ जाएंगी, इसलिए मैंने विशेष रूप से कपड़े पहने। अनीता सक्सेना मुस्कुराई और बोली, समझ गई हान, तुम अभी भी स्मार्ट हो, तुम्हें वाकई सजने संवरने की जरूरत है। अर्जुन सक्सेना को एक चेहरा दें। बाकी शब्दों के लिए अनीता सक्सेना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन माँ बेटी की मौन निगाहें उनकी आंखों में छिपे शब्दों को समझ गईं। ठीक है, तुम्हें अभी हाई स्कूल रियूनियन में जाना है, इसलिए मैं परेशान नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे पापा को फ़ोन करके बता दूंगी कि आरव करवट ले लेगा और आन्या भी जल्द ही करवट लेना सीख जाएगी। अनीता सक्सेना ने खुश होकर कहा। फ़ोन रखने के बाद अनीता सक्सेना ने तुरंत सुनील सक्सेना को वीडियो कॉल किया। सुनील सक्सेना अभी अभी मीटिंग समाप्त करके काम की तैयारी के लिए कार्यालय लौटे थे। अनीता सक्सेना का फ़ोन आया। उसने इसे ले लिया। अनीता सक्सेना ने उसे ग्रुप में वीडियो देखने दिया और फिर बताया कि उन्होंने अभी अभी अपनी बेटी को फ़ोन किया था और आरव के पलटने का वीडियो देखा था। छोटा बच्चा बहुत ही करीने से पलट गया। कितना होशियार बड़ा बच्चा है। ये भी कहा गया था कि आन्या भी करवट लेगी और कुछ ही दिनों में वह करवट लेना सीख जाएगी। मैं इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। और कहा कि रिया की छोटी पोती अभी तक पलट नहीं सकती थी, लेकिन जब उसने देखा कि उसके भाई बहन बड़ी बड़ी हरकतें कर रहे हैं तो वह छोटी बच्ची फूट फूट कर रोने लगी। अनीता सक्सेना फ़ोन पर अपने 3 प्यारे नन्हे पोते पोतियों के बारे में बात कर रही थीं। उन्होंने कहा, बूढ़ी बहन, हमें वापस आए हुए अभी 1 हफ्ता ही हुआ है और मैं उन्हें फिर से जिंदा करना चाहती हूँ। हम उन्हें कब देखेंगे? सुनील सक्सेना उस समय आरव के पलटने का वीडियो देख रहे थे और उन्होंने एक प्यारा सा चेहरा भी देखा। कोमल हृदय, मैं अपने पोते को गले लगाना चाहता हूँ। मध्य शरद ऋतु उत्सव। अनीता सक्सेना ने बड़े उत्सव के बारे में सोचा। सबसे नज़दीकी बड़ा त्योहार 15 अगस्त को होने वाला मध्य शरद ऋतु उत्सव है। उस समय तक अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा अपने बच्चों के साथ झोंघाई लौट चुके थे। सुनील सक्सेना ने कहा, मध्य शरदोत्सव तक इंतजार करने से क्या फ़ायदा, चलो कुछ दिनों में चलते हैं। कुछ ही दिनों में? अनीता सक्सेना हैरान रह गईं। पत्नी, तुम भूल गई, इस महीने की 23 तारीख को हमारी बेटी का 20वां जन्मदिन है और हमें माता पिता होने के नाते उसमें शामिल होने जाना ही होगा। तुम ये भूल गए? सुनील सक्सेना ने सख्ती से कहा। अनीता सक्सेना ने उसके सिर के पीछे थपथपाया। खांसी, मैं तो सचमुच भूल ही गई। मुझे लगा था कि इस साल जन्मदिन छोटा है।
मैं केवल अपने ससुराल ही गई हूँ और वहाँ दोबारा जाना उचित नहीं है। आपकी बात सुनकर मुझे याद आया, क्या इस साल हमारी बेटी का 20वां जन्मदिन नहीं है? बहुत बढ़िया, मैं जल्द ही अपने पोते पोतियों से मिलने ससुराल जा पाऊंगी। सुनील सक्सेना ने भी अर्जुन सक्सेना द्वारा बनाए गए व्यंजनों को याद किया और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, मिसेज झांग से कहना कि आज रात अर्जुन द्वारा भेजे गए 2 भुने हुए सुअर के पैर निकाल कर खा लें। तुमने कहा था न कि तुम पैसे बचा कर रखना चाहती हो और हफ्ते में एक बार इसे खाना चाहती हो। तुमने कल ही तो सुअर के पैर का भुना हुआ मांस खाया था। अनीता सक्सेना ने याद दिलाया। खांसते हुए, अनीता सक्सेना, तुम बेवकूफ़ हो। हम जल्द ही अपने दामाद के घर जा रहे हैं और अभी भी यही चिंता है कि सुअर के भुने हुए पैर खाएं या नहीं। मैं कोई रास्ता ढूंढता हूं कि लांग लांग से थोड़ा पका कर ले आऊं। सुनील सक्सेना ने खाना खाते हुए कहा और खुद को महसूस किया कि मैंने सुबह का नाश्ता बिना कुछ खाए ही खा लिया और मुझे भूख लगने लगी। अनीता सक्सेना समझ गईं, पर बोली, सुनील सक्सेना, तुम मुझे बेवकूफ़ कहते हो। खबरदार, दोपहर में तुम्हारी सारी सब्जियां खा जाऊंगी। मत करो, मैडम बीवी, प्लीज़ मुझे जाने दो। मुझे बस इतना ही शौक है, इसलिए परेशान मत हो। मैडम बीवी सबसे स्मार्ट हैं। मैडम बीवी दुनिया की सबसे स्मार्ट बेबी हैं। सुनील सक्सेना का चापलूसी वाला अंदाज तुरंत शुरू हो गया। अर्जुन सक्सेना द्वारा भेजी गई उबली हुई सब्जियां उनके दांत के बलिदान के लिए जीवन रक्षक साबित हुईं। अनीता सक्सेना को एक बार में ही नहीं खा जाना चाहिए। ये जानकर अच्छा लगा कि आपकी पत्नी और मैं दुनिया के सबसे समझदार बच्चे हैं। ठीक है, मैं समझ गई। मैं श्रीमती झांग को रात में 2 भुने हुए सुअर के पैर निकालकर भाप में पकाने दूंगी। अनीता सक्सेना ने, सैंपल, मैं अब भी तुम्हें ठीक नहीं कर सकती, वाली चीख भरी नज़र से कहा। अर्जुन सक्सेना की ओर से रात्रि भोज दोपहर 12 बजे लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित मीडे फार्म में था। वहाँ रैपसीड फूलों का एक बड़ा खेत है। गर्मी की छुट्टियों के इस समय में रैपसीड फूल बहुत जोरदार ढंग से खिलते हैं और रैपसीड फूलों का एक बड़ा क्षेत्र एक नज़र में एक भारी रंगीन परिदृश्य पेंटिंग की तरह दिखता है, जो विशेष रूप से सुंदर है। सुबह 11 बजे अर्जुन सक्सेना अनन्या शर्मा के साथ मीडे फार्म की ओर चल पड़े। अर्जुन सक्सेना ने पहले दूरी की गणना की और वहां पहुंचने में केवल 40 मिनट लगे। जैसे ही वह रवाना हुए, अर्जुन सक्सेना को सीमा जोशी का फोन आया। उससे पूछो कि क्या वह जा रहा है। बस चला दिया। भाई अर्जुन, क्या तुम मेरे घर आकर मेरी ज़रूरत का सामान ले जाओगे? इस तरह मैं तुम्हारी गाड़ी रगड़ भी सकूंगा और मुझे बस भी नहीं लेनी पड़ेगी। इस मौसम में बस में बैठकर मैं कुत्ता बन जाऊंगा। ठीक है, यह आपके दरवाजे के रास्ते में ही है, मैं गाड़ी चलाकर आता हूँ। अर्जुन सक्सेना का परिवार सीमा जोशी के परिवार से ज़्यादा दूर नहीं है। पैदल जाने में लगभग 10 मिनट लगते हैं। तेजी से गाड़ी चलाओ। अर्जुन सक्सेना ने दाईं ओर मुड़कर कार को उस मोहल्ले में ले गए जहां सीमा जोशी रहती थीं। नीचे सीमा जोशी के घर गए और सीमा जोशी का स्वागत किया। अनन्या शर्मा पैसेंजर सीट पर बैठ गईं। सीमा जोशी पीछे वाली सीट पर बैठ गईं और अनन्या शर्मा को नमस्ते भाभी कहकर अभिवादन किया। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया। सीट पर सावधानी से बैठते हुए सीमा जोशी ने सीट के चमड़े को छुआ और आश्चर्य से बोली, भाई अर्जुन, आपकी कार वाकई BMW की हकदार है, जिसकी फ्लोर प्राइस 6 लाख रुपये से भी ज़्यादा है। ये बहुत ही महंगी है। ये सीट पूरी तरह चमड़े की है। यह मेरे घर के चमड़े के सोफे से भी बेहतर है। ये बहुत महंगी है। मैं भी कार कब खरीद सकती हूँ? सीमा जोशी ने तो कार खरीदने के बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं की। आखिरकार वह अभी भी एक द्वितीय वर्ष का कॉलेज छात्र है और वह अभी भी एक नज़ है जो केवल अपने माता पिता से जेब खर्च मांगना जानता है। हालांकि जब उन्होंने देखा कि अर्जुन सक्सेना के पास कार है तो उन्होंने भी इसके बारे में सोचा। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, जब हमारी शैम्पू फैक्ट्री स्थापित हो जाएगी तो आप जल्द ही एक कार खरीद सकेंगे। मैंने कुछ नहीं कहा। इसका कारण यह है कि हर चीज़ परिवर्तनशील होती है और मुझे एक बार में बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। पैंतरेबाजी के लिए जगह छोड़ दें। हालांकि वह सोचता है कि उसका शैम्पू अच्छी गुणवत्ता का है और काम में कठिन है, लेकिन अगर वह एक कारखाना स्थापित करता है तो वह निश्चित रूप से बहुत पैसा कमा सकता है। हालांकि कभी कभी थोड़ा पैसा कमाना आसान होता है, लेकिन बहुत सारा पैसा कमाना और जब आप अन्य लोगों के केक को छूते हैं तो विभिन्न समस्याएं हो सकती हैं। सीमा जोशी ने अर्जुन सक्सेना की बात सुनते ही जोर से मुट्ठी हिलाई। हाँ,
अगर आप भाई अर्जुन की बात मानेंगे तो कार ज़रूर खरीद सकते हैं। उस समय मैं भी एक BMW खरीदूंगा। मैंने पाया कि BMW का इंटीरियर वाकई बहुत अच्छा है, बहुत हाई एंड। रास्ते में अर्जुन सक्सेना और सीमा जोशी कार के बारे में बातें करते रहे। उदाहरण के लिए प्रमुख ब्रांड, साथ ही नए ऊर्जा वाहन और ईंधन वाहन आदि, साथ ही लाइसेंस प्लेट संबंधी मुद्दे। सीमा जोशी को पता चला कि अर्जुन सक्सेना की गाड़ी पर लगी लाइसेंस प्लेट चाइना शिपिंग की नहीं बल्कि शाओशी की थी, और उन्होंने कहा, चाइना शिपिंग की लाइसेंस प्लेट पर इतने सारे नियम कानून हैं, क्या नंबर घुमाने की ज़रूरत है? ये स्थानीय लाइसेंस प्लेट नहीं है और एलिवेटेड पर प्रतिबंध होंगे। रास्ते में सीमा जोशी को झटका लगा और उन्होंने अपनी आंखें खोल दीं। चूंकि कॉलेज प्रवेश परीक्षा में उनके अंक अर्जुन सक्सेना जितने अच्छे नहीं थे, इसलिए उन्होंने किसी बड़े शहर के विश्वविद्यालय का चयन नहीं किया, बल्कि राजस्थान के भोपाल में एक जूनियर कॉलेज का चयन किया। कंप्यूटर विज्ञान का अध्ययन किया। उनका मानना है कि यह पेशा फैशनेबल और अच्छा है, लेकिन उन्होंने वास्तव में कॉलेज के बाद तक इंतजार किया और झटकेदार और समझ से परे कोड देखे, वे रुके। अब तक मैंने कंप्यूटर असेंबल करने जैसे सरल कौशल सीखे हैं। जहां तक प्रोग्रामिंग की बात है, प्रोग्रामर बनने का महान सपना उससे थोड़ा दूर। कई कॉलेज छात्रों की तरह उन्होंने कॉलेज में भी खूब मौज मस्ती की और वह सब कुछ किया जो वह हाई स्कूल में नहीं कर सकते थे, जैसे सारी रात जागकर गेम खेलना आदि। इसके अलावा कक्षाएं छोड़ना, बास्केटबॉल खेलना आदि भी शामिल है। अपने द्वितीय वर्ष के अंत में उन्हें पता चला कि उन्होंने कोई वास्तविक कौशल नहीं सीखा था। अंधेरे में जियो, बिना लक्ष्य के, मुझे अपने भावी जीवन की दिशा भी नहीं पता। हालांकि गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब उन्होंने अर्जुन सक्सेना को देखा और अर्जुन सक्सेना के महान कार्यों के बारे में जाना, तो वह तुरंत खून से लथपथ हो गए। मैं भी अर्जुन सक्सेना जैसा अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। शैम्पू फैक्ट्री खोलने के बारे में जब अर्जुन सक्सेना से बात की गई तो उन्होंने पाया कि उनके पास हर दिन बहुत सारा काम होता है और वह बहुत ऊर्जावान हैं। मैं अब गेम नहीं खेलता। मैं रोज़ाना बाइडू, शरेचट, जीहू वगैरह पर जाकर शैम्पू के बारे में जानकारी ढूंढता हूँ, साथ ही फैक्ट्री लगाने की प्रक्रिया वगैरह भी। लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, इसके अलावा बहुत ऊर्जावान, यहाँ तक कि उसकी माँ भी पिछले 2 दिनों से उसकी तारीफ कर रही है, मानो वह बदल गया हो। उसे अर्जुन सक्सेना के साथ अधिक संपर्क बनाने और झूझेची के करीब आने के लिए प्रोत्साहित करें। अच्छे लोगों का अनुसरण करके काम करें, चाहे वह कितना भी बुरा क्यों न हो, आप उतने बुरे नहीं बनेंगे। जल्द ही कार मीट फार्म की ओर चल पड़ी। कार से बाहर निकलते ही सीमा जोशी ने अनन्या शर्मा को आधिकारिक तौर पर देखा तो वह हक्के बक्के रह गए। अर्जुन सक्सेना ने अपने सिर के पीछे मारा, अरे तुम्हारी आंखें कहाँ हैं? सीमा जोशी ने जल्दी से नजरें हटा लीं, सिर के पिछले हिस्से को छुआ और भोलेपन से बोली, ऐसा नहीं है कि मेरी भाभी बहुत बदल गई हैं। मैं एकदम से पहचान नहीं पाए और दंग रह गई। हे भगवान, भाई अर्जुन, मेरी भाभी आज बहुत सुंदर है। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर थपकी दी और उसे चाओ चाओ को फ़ोन करके पूछने को कहा कि मीडे फार्म में भोजन का कौन सा डिब्बा है। ठीक है, मैं अभी फ़ोन करती हूँ। सीमा जोशी ने तुरंत फ़ोन करने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन निकाला। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा की तरफ देखा, क्योंकि वह उस जगह पर था, इसलिए अनन्या शर्मा ने ऊंची एड़ी के जूते पहन लिए। हाई हील्स पहनने वाली अनन्या शर्मा घर पर फ्लैट जूते पहनने वाली अनन्या शर्मा से बेहतर दिखती हैं। न केवल पूरे व्यक्ति का आंकड़ा अचानक बढ़ गया, बल्कि पैर भी अधिक सुंदर हो गए। स्वभाव एक बार फिर एक स्तर ऊपर उठा। मूल रूप से अनन्या शर्मा बिना जूतों के 168 सेमी की थी, लेकिन अब वह 5 सेमी ऊंची एड़ी पहनती हैं। उनकी ऊंचाई लगभग 173 सेमी है, जो सीमा जोशी से भी लंबी है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सीमा जोशी अचानक अनन्या शर्मा को नहीं पहचान पाईं। बीवी, आज तो तुम सबसे खूबसूरत लग रही हो। इतना कहकर अर्जुन सक्सेना अनन्या शर्मा के कान में झुककर फुसफुसाया, बीवी, चिंता मत करो, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, इसलिए तुम्हें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बात खत्म करने के बाद अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा का सिर भी चूमा। सीमा जोशी ने इस समय बस पलट कर देखा, और जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वे डर के मारे उछल पड़े और फ़ोन कॉल करने का नाटक करते रहे, ऐसा दिखावा करते रहे जैसे उन्होंने कुछ नहीं देखा। अनन्या शर्मा का चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से अर्जुन सक्सेना को धक्का दिया, अपने होंठ काटे और बोली, हाँ, यह बाहर है। अर्जुन सक्सेना, अच्छा व्यवहार करो, सीमा जोशी ने सब देख लिया है।
अर्जुन सक्सेना हंसे, फिर अनन्या शर्मा की पतली कमर को गले लगाया और सीमा जोशी से पूछा कि वह किस डिब्बे में खाना खा रहे हैं। सीमा जोशी को एहसास हुआ कि वह एक विशाल बिजली का बल्ब बन गया है और बिना पीछे देखे बोली, पूछो। मैंने पूछा, यहीं किन्युवान में स्प्रिंग स्नो बॉक्स में। वह, मैं रास्ता दिखाऊंगा। बोलने के बाद सीमा जोशी जल्दी से आगे बढ़ गईं, उनका सिर चकरा गया था। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना पर हल्के से हाथ से कुछ बार वार किया और शर्मीली आवाज में कहा, देखो, तुमने अपने सहपाठियों को डरा दिया। पहले उसे इसकी आदत तो होने दो, आगे सब सामान्य हो जाएगा। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इससे नफरत है। दोनों एक साथ खेत में चले गए। सीमा जोशी के नेतृत्व में अर्जुन सक्सेना और अन्य लोग तेजी से किन्युवान चुनिक्स्यू बॉक्स की ओर चल पड़े। जब मैं अंदर गया तो वहां पहले से ही 10 सहपाठी मौजूद थे। कुछ लोगों की गर्लफ्रेंड होती हैं और कुछ के बॉयफ्रेंड, लेकिन सामान्य तौर पर बहुत कम लोग अपने पार्टनर को साथ लाते हैं। कुल 3 जोड़े हैं, साथ ही अर्जुन सक्सेना द्वारा लाई गई अनन्या शर्मा, कुल 4 जोड़े हैं। जैसे ही अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा वहां पहुंचे, बॉक्स में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। अर्जुन सक्सेना मूल रूप से सुंदर थे और अब जब उनके पास पैसा और कौशल है, भले ही वह अभी भी अपने सामान्य आरामदायक कपड़े पहनते हैं, उनका स्वभाव और एक सफल व्यक्ति की आभा है, जो पिछले से बिल्कुल अलग है, बहुत आकर्षक। अनन्या शर्मा को लेकर आए। अनन्या के अलावा जैसे ही वह अंदर आए, वहां मौजूद सभी लड़कियां छा गईं। अनन्या शर्मा असल में मुंबई यूनिवर्सिटी की स्कूल फ्लावर थीं, जो 100 सालों में शायद ही कभी देखने को मिली हो, और उनकी खूबसूरती और स्वभाव दोनों ही कमाल के थे। इसके अलावा आज उन्होंने खास तरह से श्रृंगार भी किया था, इसलिए वो इतनी खूबसूरत थीं कि नजरें ही नहीं हट रही थीं। जिसे गुड़हल कहते हैं, एक बार यह फूल निकल आए तो 100 फूल भी फेल हो जाते हैं, अब इसका यही मतलब है। डिप्टी स्क्वाड लीडर कियान यिजियांग ने खड़े होकर आश्चर्य से कहा, अर्जुन सक्सेना, मैं जा रहा हूं, यह अविश्वसनीय है। मैंने तुम्हें आधे साल से नहीं देखा, तुम इतने सुंदर हो गए हो। तुम में एक सफल व्यक्ति जैसी शैली है। क्या आपने ऐसा कहा? बेशक, सबसे खास बात यह है कि आज आपके बगल में खड़ी महिला अर्जुन सक्सेना बेहद खूबसूरत हैं। सच कहूं तो मैंने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी, टीवी पर दिखने वाले उन अति सुंदर और फिल्टर्ड सुपरस्टार से बेहतर। क्या आपने ऐसा कहा? बाकी सभी ने सिर हिलाया। लड़के, विशेषकर अर्जुन सक्सेना को ईर्ष्या से देखते थे। मुझे इतनी सुंदर प्रेमिका मिली। कई सहपाठी जिनके पास अर्जुन सक्सेना का व्हाट्सएप था, वे कुछ देर के लिए तो स्तब्ध रह गए, फिर पुनः स्तब्ध रह गए। उन्हें याद आया कि अर्जुन सक्सेना की कॉलेज में पहले एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड थी, लेकिन ऐसा लगता था कि वह उसके सामने वाली नहीं थी, नहीं वह दिखने में उतनी अच्छी लगती थी। अर्जुन सक्सेना को फिर मिली नई गर्लफ्रेंड। अच्छा दिखना अच्छी बात है। जब वे अभी भी सिंगल थे, तब अर्जुन सक्सेना की कई खूबसूरत गर्लफ्रेंड्स थीं। ईर्ष्यालु दस्ते का नेता हु चाओ भी हैरान रह गया। उसने उठकर अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा को अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा और अर्जुन सक्सेना से कहा कि वह उनका सभी से परिचय कराए। यह मेरी मंगेतर अनन्या शर्मा हैं। अर्जुन सक्सेना ने परिचय कराया। हु चाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन सक्सेना और उनकी भाभी की कुछ समय पहले ही सगाई हुई है, बधाई हो। क्या आपकी सगाई हो गई है? दूसरे छात्र आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उन्होंने अभी अभी हाई स्कूल का दूसरा वर्ष पूरा किया है। हालांकि कुछ ने प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में बात की है, लेकिन उन्हें लगता है कि विवाह अभी भी उनसे बहुत दूर है। इसके बारे में कभी नहीं सोचा। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जब मैं अगले साल शादी के लिए कानूनी उम्र तक पहुंच जाऊंगा, तो मैं अनन्या से विवाह प्रमाण पत्र के बारे में बात करूंगा। शादी? डिब्बे से फिर एक हैरान करने वाली आवाज आई। अगले साल? क्या ये जूनियर नहीं है? कॉलेज से स्नातक होने से पहले ही अर्जुन सक्सेना की शादी होने वाली है। ये खबर बहुत बढ़िया है। कियान यिजियांग ने बधाई देते हुए कहा, अर्जुन सक्सेना, अनन्या शर्मा, आप दोनों को बधाई। फिर जब आप दोनों का भोज हो तो हमें आमंत्रित करना। हु चाओ ने यह भी कहा, हाँ अर्जुन सक्सेना, तुमने हमें इस सगाई में नहीं बुलाया, हम तुम्हें बाद में 2 ड्रिंक्स की सजा देंगे। अगली बार जब तुम शादी करोगे तो हमें जरूर बुलाना। हम अभी भी पैसे का हिस्सा वहन कर सकते हैं। बाकी छात्र चौंक गए और सबने कहा, अर्जुन सक्सेना, तुम हमारी कक्षा 235 में शादी करने वाले पहले सहपाठी हो। तुम्हें हमें जरूर बुलाना चाहिए। हमें वहां जरूर आना चाहिए। चाहे आप अपनी शादी कहीं भी कर रहे हो, हम आएंगे।
हाँ हाँ, ये बहुत यादगार है। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जब मेरी शादी होगी तो मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा, लेकिन अगर तुम शराब पीते हो तो मैं आज गाड़ी चलाकर यहाँ आ रहा हूँ, इसलिए तुम शराब नहीं पी सकते। हु चाओ ने सोचा कि अर्जुन सक्सेना सर्दियों और गर्मियों की छुट्टियों के दौरान एसएफ एक्सप्रेस के लिए वैन चला रहा था, इसलिए उसने कोई और सवाल नहीं पूछा। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि यह ठीक है, और वह निश्चित रूप से गाड़ी चलाते समय शराब नहीं पी सकता, लेकिन शराब की जगह चाय का प्रयोग करें। अर्जुन सक्सेना ने कहा कि कोई समस्या नहीं है। माहौल जीवंत था। फिर अर्जुन सक्सेना ने विषय को अन्य सहपाठियों की ओर मोड़ दिया, ताकि सभी लोग अकेले उसके बारे में बात करने के बजाय बातचीत कर सकें। यदि आप अकेले उसके बारे में बात करेंगे तो अन्य सहपाठियों को थोड़ा उबाऊ लगेगा। हर कोई अपनी स्थिति के बारे में बात करता है, जिससे सभी में भागीदारी की भावना पैदा होती है, और इस रात्रिभोज का माहौल वास्तव में सामने आता है। हर कोई अपनी अपनी स्थितियों के बारे में बात करने लगा, जैसे कि उनमें से कुछ इस बार छात्रवृत्ति प्राप्त करने में सक्षम थे, उन्होंने किन गतिविधियों में भाग लिया, और जिनके घर में थोड़े पैसे थे वे स्कूल में एक कॉपी की दुकान खोलने की योजना बना रहे थे। कह रहे थे कि कॉपी की दुकान को कुछ सेंट से पहले कॉपी नहीं देखनी चाहिए, लेकिन यह वास्तव में लाभदायक है, क्योंकि स्कूल में पैसे बचाने के लिए कई छात्र पाठ्य पुस्तकें नहीं खरीदते हैं, बल्कि सीधे प्रतियां खरीदते हैं। विभिन्न शिक्षण सामग्रियों के साथ साथ सभी की प्रतिलिपि बनाने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर एक कॉपी शॉप खोलना वास्तव में लाभदायक है। अन्य लोगों ने बताया कि उनके चाचा ने पिछले वर्ष 1 वर्ष तक आर्ट पेंटिंग का काम करके 200,000 रुपये कमाए थे। ऐसा कहा जाता है कि आर्ट पेंट एक आकर्षक उद्योग है, और मैं स्नातक होने के बाद इसमें हाथ आजमाने के लिए एक आर्ट पेंट की दुकान खोलने की योजना बना रहा हूँ। दुकान खोलने की बात करते हुए चाओ को दोस्तों के सकल में सू चेन की पिछली पोस्ट याद आई कि उन्होंने नक्काशी कला में विशेषज्ञता वाली एक दुकान खोली है, और उन्होंने अर्जुन सक्सेना से पूछा, अर्जुन सक्सेना, क्या ये कला की दुकान पैसा कमाती है? यद्यपि अभी भी सभी लोग कॉलेज के छात्र हैं, फिर भी कुछ महत्वाकांक्षी लोग और पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले लोग पहले से ही पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं। अर्जुन सक्सेना ने कहा, ये ठीक है, ये सभी मेरे द्वारा हाथ से बनाई गई कलाकृतियां हैं। जब बिक्री अच्छी होती है तो प्रतिदिन 10,000 रुपये से अधिक की आय होती है, और जब बिक्री अच्छी नहीं होती तो कुछ 100 रुपये ही होते हैं। जब सभी ने अर्जुन सक्सेना से इस आय का जिक्र सुना तो सभी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अर्जुन सक्सेना, आप हस्तशिल्प पर नक्काशी कर सकते हैं, क्या आप उसे इतने पैसों में बेच सकते हैं? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। सीमा जोशी को लगता है कि अब वह पीछे हट रहे हैं, और वह वास्तव में कहना चाहते हैं कि उनके भाई अर्जुन अब केवल इन छोटे हस्तशिल्पों को नहीं बेच रहे हैं, उन्होंने पहले ही एक बड़ा व्यवसाय शुरू कर दिया है, और वह एक बड़े मूर्तिकार हैं। एक मूर्ति लेन देन मूल्य 20 मिलियन है। लेकिन ये बहुत चौंकाने वाली बात थी, अर्जुन सक्सेना ने इसका जिक्र नहीं किया और वह इसे कह भी नहीं सके। अर्जुन सक्सेना ने सबको बताया कि उसे मूर्तिकला का शौक है। कॉलेज के दिनों में वह ये खेल खेलता था, लेकिन उसे इसकी लत लग गई और वह नियंत्रण से बाहर हो गया। जब मेरे पास करने के लिए और अधिक सामान होगा तो मैं उसे बेचने के लिए दुकान खोलने को तैयार हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह अच्छी तरह बिकेगा। कई लोग भोजन के लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं। इधर अर्जुन सक्सेना अपने सहपाठियों के साथ पैसे कमाने की बातें कर रहा था। उधर कक्षा 235 की एक सहपाठी यांग बेबेई अपने प्रेमी के साथ ऑडी A4 कार से मीडे फार्म गई। जब कार आई तो यांग बेबेई के प्रेमी गुवान वेंजियांग ने कुछ असंतुष्ट होकर कहा, तुम रात के खाने के लिए देहात क्यों गए? सड़क पर बहुत कीचड़ है। मेरी कार की रीलों को देखो, जिन पर बहुत सारे कीचड़ के निशान हैं। गुवान वेंजियांग एक सामाजिक व्यक्ति हैं। इस वर्ष उनकी आयु 21 वर्ष हो गई है। सुपरमार्केट का प्रबंधन करने के लिए परिवार का अनुसरण करें। यह नई कार है जो उसके पिता ने उसे खरीदी है। विशेष प्रेम। जब उसने नई कार के पहियों पर कीचड़ देखा तो उसका दिल दुख गया। मुझे अचानक से अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन ये देखकर कि यांग बेबेई दुखी थी, वह तुरंत फिर से हंसा, यांग बेबेई के कंधों को पकड़ लिया और कहा, ये ठीक है, बस कार धोने जाओ। जाओ, अपने हाई स्कूल के सहपाठियों से मिलो। आज का दिन निश्चित रूप से आपको बहुत खुश करेगा। तुम्हें मुझे रात में अच्छी तरह से चूमने देना होगा, यह मेरे लिए एक इनाम है, कोई समस्या नहीं है। यांग बेबेई ने नाक सिकुड़ी, अपना बैग घुमाया और खेत की ओर चल पड़ी। गुवान वेंजियांग ने तुरंत उसका पीछा किया।
यान बेबेई ने गुवान वेनशियांग की बात को सही माना था, क्योंकि वह जानता था कि इस तरह के व्यक्ति को इसकी आदत नहीं होती, वह जितना ठंडा होता है उतना ही गर्म भी होता है। लेकिन आज वह वास्तव में गुवान वेनजियांग को हाई स्कूल पार्टी में लाना चाहती थी, ताकि दर्शकों को अभिभूत कर सके, दर्शकों का ध्यान केंद्रित करें। वैसे सहपाठियों को वह कार दिखाओ जो उसका प्रेमी चलाता था। अर्जुन सक्सेना की तरफ सभी लोग खुशी से बातें कर रहे थे और वे सभी यान बेबेई को भूल गए, जो कक्षा की छात्रा थी और अभी तक वहां नहीं आई थी। अनन्या शर्मा की उपस्थिति के कारण वे यान बेबेई को भूल गए। अचानक बक्से का दरवाज़ा खुला और सबने उस ओर देखा। मैंने यान बेबेई को अंदर आते देखा। आज यान बेबेई ने खास तौर पर कपड़े पहने हैं। दरअसल वह हर सुबह बाहर जाने से पहले तैयार होकर जाती हैं। अगर वो कचरा भी बाहर निकालती हैं तो भी उन्हें कचरा बाहर निकालने के लिए नीचे जाने से पहले तैयार होकर जाना पड़ता है। उसने मुस्कुराते हुए उपस्थित लोगों का अभिवादन किया। हेलो सहपाठियों, मैं देर से आई हूँ। मैंने आपको बहुत देर तक प्रतीक्षा कराई है। क्या मैं आने वाली अंतिम व्यक्ति हूँ? मॉनिटर, भोजन परोसने के लिए वेटर को बुलाना शुरू करें। छात्रों को लंबे समय तक इंतजार न कराएं। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरा बॉयफ्रेंड गुवान वेनशियांग, जो हमसे 1 साल बड़ा है, हमारी स्कूल बास्केटबॉल टीम का कप्तान था। लोग सचमुच क्रूर हैं। अनन्या शर्मा को देखने से पहले सभी इस बात पर सहमत थे कि यान बेबेई सहपाठियों में सबसे सुंदर थी। हालांकि अनन्या शर्मा को देखने और यान बेबेई को दोबारा देखने के बाद मुझे अचानक लगा कि यान बेबेई बस ऐसी ही थी, इतनी सुंदर नहीं। यहाँ तक कि यान बेबेई की छोटी छोटी कमियां भी सामने आईं। फिगर अच्छा नहीं है, छाती थोड़ी छोटी है और बट थोड़ा छोटा है, कोई एस कर्व नहीं है। और यान बेबेई के चेहरे की विशेषताएं, यदि आप बारीकी से देखते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ गड़बड़ है और नाक थोड़ी छोटी है, गाल थोड़े लटक गए, आंखें भी छोटी हैं। सबसे खास बात यह है कि यान बेबेई का मेकअप इतना गाढ़ा है कि फाउंडेशन साफ दिखाई दे रहा है, बहुत चिकना। और अनन्या शर्मा ने बस हल्का मेकअप किया था, मानो बिना मेकअप के, बिल्कुल छोटी और ताज़ा। इसलिए सभी का उत्साह उतना ज़्यादा नहीं था जितना पिछले सालों में दिन के समय था। बेशक सब बनहुआ की तरफ मुस्कुराए। हालांकि उपचार में छोटे अंतर ने यान बेबेई को तुरंत महसूस कराया। उसने अपनी बाईं ओर एक आकृति देखी जिसकी पीठ दरवाजे की ओर थी। उसने ऊपर देखा और केवल पीठ देखी। वह जानती थी कि यह महिला सहपाठी बहुत सुंदर थी, एक बड़ी सुंदरता है। हालांकि उसके सहपाठियों में उसके अलावा किसी का भी उससे अधिक सुंदर होना असंभव है। क्या कक्षा में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी? प्लास्टिक सर्जरी, उसने अपने दिल में उपहास किया। वह स्वाभाविक रूप से सुंदर है, लेकिन ये प्लास्टिक सर्जरी की तुलना में बहुत अधिक टिकाऊ है। इसलिए उसने इसे और नहीं देखा, दूर देखा और गुवान वेनजियांग को सीट पर ले गई। हु चाओ ने भी बटन दबाया और वेटर को बुलाया ताकि वेटर सेवा के लिए तैयार हो सके। बैठने के बाद यान बेबेई ने चारों ओर देखा तो अनन्या शर्मा अर्जुन सक्सेना के बगल में बैठी हुई थी। वह थोड़ा हैरान हुई, ये लड़की बहुत सुंदर है। मुख्य बात यह है कि वह ये नहीं जानती, उसके सहपाठी नहीं, क्योंकि यदि आपने प्लास्टिक सर्जरी भी करा ली है तो भी प्लास्टिक सर्जरी को पूरी तरह से अलग करना असंभव है और हमेशा कुछ निशान ऐसे होंगे जो अतीत के समान होंगे। दस्ते का नेता, ये कौन है? यान बेबेई ने अनन्या शर्मा की ओर देखा और चाओ हु से पूछा। हु चाओ मुस्कुराए और परिचय कराया, मैं अर्जुन सक्सेना की मंगेतर अनन्या शर्मा हूँ। तुम अभी नहीं आए? अभी अभी हमने अर्जुन सक्सेना की अगले साल शादी की योजना पर बात की थी। जब हम उनकी शादी में जाएंगे तो क्या तुम भी जाओगे? यान बेबेई ने आश्चर्य से दिशा बदली और अनन्या शर्मा के बगल में बैठे अर्जुन सक्सेना की ओर देखा। इस कोण से, बिना अपने शरीर को घुमाए, वह अर्जुन सक्सेना का केवल आधा सिर ही देख सकती थी, जिसे एक अन्य हटे कट्टे पुरुष सहपाठी ने ढक रखा था। अर्जुन सक्सेना को देखकर वह फिर हैरान हुई। अर्जुन सक्सेना, मैं चलती हूँ। मुझे अचानक क्यों लगा कि तुम सर्दियों की छुट्टियों में दिन करते समय से ज़्यादा हैंडसम हो। क्या गर्लफ्रेंड होने के बाद आपने अपना ख्याल रखना इसी तरह सीखा? बुरा नहीं है, ऐसा लगता है कि हमारे स्कूल की घास कक्षा 245 से ₹1 नहीं थी, लेकिन आप थे। मुझे भी बहुत खूबसूरत मंगेतर मिल गई, वो बहुत अच्छी है। ये हमारी कक्षा 235 के लिए एक वरदान है। मैं अगले साल तुम दोनों की शादी में ज़रूर आऊँगा। उस समय नंबर 3 मिडिल स्कूल में कई उच्च गुणवत्ता वाले सुंदर लड़के थे।
हालांकि उस समय अर्जुन सक्सेना भी बहुत सुंदर था, लेकिन उसे कर्नल का दर्जा नहीं दिया गया था। विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के बाद ड्रेसिंग की शैली धीरे धीरे बदलने लगी और उन्होंने अनगिनत डिग्री के साथ काले रिम वाले चश्मे को उतार दिया और स्कूल में स्कूल की घास बन गए। आप सजने संवरने के महत्व को देख सकते हैं। जब वह हाई स्कूल में था तो उसने देखा कि कक्षा में बहुत से लोग चश्मा पहने हुए थे। उसे लगा कि चश्मा पहनना एक सुसंस्कृत व्यक्ति का प्रतीक है। उसने भी अनगिनत डिग्रियों वाला एक जोड़ी काले फ्रेम वाला फैशनेबल चश्मा खरीदा। पिछले वर्ष स्नातक होने के बाद पहली डिनर पार्टी में उन्होंने काले फ्रेम वाला चश्मा नहीं पहना था, जिससे उनके सहपाठियों को आश्चर्य हुआ। इस बार अपने स्वभाव के साथ वह वास्तव में सुंदर है। फांसी और पिटाई वांग रुपया, तीसरे मध्य विद्यालय के स्कूल घास। जब गुवान वेंजियांग ने अपनी प्रेमिका को इस तरह से अर्जुन सक्सेना को देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाते देखा तो वह थोड़ा स्वाद से भर गया, लेकिन जब उसे पता चला कि अर्जुन सक्सेना शादी करने वाला है तो उसके चेहरे पर कोई बेचैनी नहीं दिखी, बस थोड़ा असहज। उन्होंने कहा, अर्जुन सक्सेना, आजकल शादी करने में बहुत पैसा खर्च होता है। भाईचारा, घर और कार खरीदना, भोज का आयोजन करना, शादी की तस्वीरें लेना आदि। मैं बेबेई के विवाह की कानूनी उम्र तक पहुंचने और उससे शादी करने का भी इंतजार करने जा रहा हूं, और अब मुझे उनके परिवार से कार्ड के मालिक को एक सगाई का उपहार दिया गया है। उसकी मां चाहती है कि मैं 2 मिलियन का सगाई का उपहार ले जाऊं। मैं 2 मिलियन सगाई उपहार कहां से लाऊं? मैं अधिकतम 1 मिलियन ही निकाल सकता हूं। मुझसे ये भी कहा गया कि शादी से पहले पूरी रकम से एक घर और एक कार खरीद लूं। घर के लिए अभी तक पैसे का इंतजाम नहीं हुआ है, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे कार के लिए ऑडी A4 खरीद कर दे दी है। अरे, इन दिनों शादी करना वाकई मुश्किल है, लेकिन मैं बेई से शादी करने के लिए पैसे कमाने के लिए निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगी। गुवान वेंशियांग के शब्दों ने तुरंत ही विषय को उनके ध्यान में ला दिया। जो शब्द निकलते हैं, हर वाक्य लोगों के मस्तिष्क को उत्तेजित कर रहा है। 2 मिलियन दहेज, एक मकान और एक कार पूरी कीमत पर खरीदें, ऑडी A4। ये वाक्य वहां उपस्थित लड़कों का ध्यान आकर्षित करने के साथ साथ लड़कियों की गपशप करने की इच्छा को भी उत्तेजित कर रहे हैं। अर्जुन सक्सेना ने जब देखा कि वह बात को टाल रहे हैं तो उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ, बस हल्के से मुस्कुरा दिए। बेहतर होगा कि यांग बेबेई के विषय को हटा दिया जाए, ताकि बाद में घर जाते समय अनन्या शर्मा द्वारा उन्हें ठगा न जाए और उनके कान न खींचे जाएं। इसी समय वेटर ताज़ा जूस लेकर आया और अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा के लिए एक कप स्वास्थ्यवर्धक लाल बेर का जूस डाला। गर्मी से राहत पाने के लिए मैंने अपने लिए एक कप मूंग का जूस पिया। गुवान वेंजियांग अभी भी शिकायत कर रही है कि शादी में वास्तव में बहुत पैसा खर्च होता है, खासकर यांग बेबेई जैसी खूबसूरत लड़की से शादी करने में तो और भी अधिक खर्च होता है। लेकिन वह संतुष्ट थे और फिर गुवान वेंजियांग ने विषय को वापस अर्जुन सक्सेना के पास फेंक दिया। अर्जुन सक्सेना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी खूबसूरत है, तुम्हारी सास तुम्हें हमेशा शर्मिंदा करती रही है। दहेज कितना है? क्या तुमने घर या गाड़ी खरीदने के लिए कहा था? सीमा जोशी बहुत कुछ बोलना चाहती हैं। वह अपने हृदय में एक बड़ी शक्ति को दबाए हुए था और वह वास्तव में इस प्रागैतिहासिक शक्ति पर नियंत्रण खोने वाला था, क्योंकि उसने अपनी मां से सुना था कि अनन्या शर्मा का परिवार बहुत अमीर है और दहेज 5 गुना ज्यादा है। 20 लाख रुपए दहेज दिया गया और 10 लाख रुपए दहेज मौके पर ही वापस कर दिया गया। सीमा जोशी ने कई बार अर्जुन सक्सेना की ओर देखा और बाढ़ की तीव्रता को नियंत्रित करने के लिए कुछ और घूंट पानी पीने से खुद को नहीं रोक सकी। अर्जुन सक्सेना ने जूस का एक घूंट लिया और कहा, मेरी मां ने मुझे शर्मिंदा नहीं किया, सगाई का उपहार दिया गया था और मैं फिलहाल घर नहीं खरीद सकता, लेकिन कार तैयार है। चूंकि मुंबई में घर खरीदने के लिए विवाह प्रमाण पत्र और अन्य शर्तों की आवश्यकता होती है, इसलिए वह भी इसे नहीं खरीद सकता। गुवान वेंशियांग मुस्कुराए और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, वैसे तुम्हारी सगाई हो चुकी है। हम लखनऊ में सगाई की दावत में उपहार दे रहे हैं। तुमने कितने उपहार दिए? उनकी धारणा के अनुसार अर्जुन सक्सेना का परिवार बहुत अमीर नहीं था, क्योंकि वह उस समय स्कूल की बास्केटबॉल टीम के कप्तान थे और अर्जुन सक्सेना को भी बास्केटबॉल खेलना पसंद था, इसलिए दोनों एक दूसरे को जानते भी थे, लेकिन उनके बीच ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। लेकिन अगर किसी का परिवार बहुत अमीर है तो स्कूल में हर कोई जानता है। उदाहरण के लिए, उसका परिवार एक सुपरमार्केट का मालिक है और परिवार के पास पैसा है। सब जानते हैं।
क्योंकि अवकाश के दौरान हर कोई इन चीज़ों के बारे में बात करना पसंद करता है और स्टेशनरी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जो वे आमतौर पर उपयोग करते हैं, ये देखा जा सकता है कि किसके पास पैसा है। पार्टी की मेजबानी कर रहे हु चाओ ने देखा कि यह समस्या ठीक नहीं थी और वह अर्जुन सक्सेना को राहत देने के लिए विषय को जोर से बदलना चाहते थे। क्योंकि वह मॉनिटर है, इसलिए वह अपने सहपाठियों की पारिवारिक स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ है। अर्जुन सक्सेना के माता पिता उस समय मुंबई में बहुत अमीर थे और रेस्टोरेंट चेन के बड़े मालिक थे। बाद में दिवालिया हो जाने के बाद वे विकास के लिए लखनऊ लौट आए। अर्जुन सक्सेना भी पढ़ाई के लिए लखनऊ लौट आए। परिवार पर अभी भी काफ़ी विदेशी कर्ज है और अनुमान है कि इन वर्षों में इसकी भरपाई नहीं हो पाई है। चूंकि उनकी सगाई हो चुकी है, इसलिए उन्होंने सगाई में ज़्यादा उपहार नहीं दिए होंगे। महिला को सगाई के उपहार के लिए कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, अन्यथा सगाई का भोज निश्चित रूप से कुछ समय पहले आयोजित नहीं किया गया होता। लेकिन हर कोई अपने दिल में ये जानता है और इसे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जो कहा उससे अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा दोनों शर्मिंदा हो जाएंगे। मैंने सगाई में 2 करोड़ का तोहफा दिया था। अर्जुन सक्सेना ने जूस का एक और घूंट लिया और कहा, यदि दाढ़ी गले से आगे बढ़ जाए तो उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। गुवान वेनजियांग ने सोचा कि उसने 20,000 सुना है और मुस्कुराते हुए कहा, तो आपकी सास ने वास्तव में आपको शर्मिंदा नहीं किया, बस आपको 2 देने दिए। ये बोलते हुए वह अचानक रुक गए, मानो संख्याएं गलत हों। ऐसा लगता है कि अर्जुन सक्सेना ने 20,000 नहीं, 200,000 नहीं, बल्कि 2 मिलियन कहा है। अचानक उसकी आत्मा साफ हो गई, उसने सिर घुमाया और अर्जुन सक्सेना की तरफ देखा और आश्चर्य से पूछा, क्या? अर्जुन सक्सेना, तुमने सगाई में 2 करोड़ का तोहफा दिया था। वहां उपस्थित अन्य छात्र भी आश्चर्य से अर्जुन सक्सेना की ओर देखने लगे। यांग बेबी को भी इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ कि अर्जुन सक्सेना 2 मिलियन सगाई उपहार लाने में सक्षम था। वह जानती थी कि अर्जुन सक्सेना का उस पर क्रश था और उसने अर्जुन सक्सेना की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भी पूछताछ की थी। यद्यपि अर्जुन सक्सेना का परिवार पहले अमीर हुआ करता था, लेकिन वे दिवालिया हो गए और उन पर विदेशी कर्ज हो गया, जिसके कारण उनके पास पैसे नहीं बचे। इसलिए उसने अर्जुन सक्सेना के गुप्त प्रेम को नहीं तोड़ा और ऐसा दिखावा किया जैसे उसे कुछ भी पता नहीं है। इस बार गुवान वेनशियांग ने अपनी मां से उससे शादी करने की बात की तो उसकी मां ने 20 लाख रुपए दहेज मांगा। उसे लगा कि सगाई के उपहार की कीमत थोड़ी अधिक थी, लेकिन उसकी मां ने कहा कि उसे पालने में बहुत पैसा खर्च हुआ और भविष्य में अपने भाई के लिए शादी करने हेतु धन की व्यवस्था भी करना आदि। उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। गुवान वेनजियांग ने निजी तौर पर उससे शिकायत की कि 2 मिलियन रुपये का सगाई का उपहार बहुत महंगा था और उसके माता पिता ने इसे देने से इनकार कर दिया और अधिकतम सगाई का उपहार 1 मिलियन रुपये था। उसे वापस जाने दो और अपनी मां के साथ अच्छा सौदा कर लो। वह इतनी क्रोधित थी कि उसने 3 दिनों तक वेनशियांग का प्रबंधन नहीं किया। 3 दिन इंतजार करने के बाद गुवान वेनजियांग ने कसम खाई कि वह उससे शादी करने के लिए ज़रूर 20 लाख का दहेज जीतेगा और तरह तरह से उससे माफ़ी मांगी। फिर उसने गुवान वेनजियांग को संभाला और उसे अपनी कक्षा के पुनर्मिलन में ले आए। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन सक्सेना गुवान वेनजियांग से 1 वर्ष छोटा था और उसने वास्तव में 2 मिलियन का दहेज लिया और कुछ समय पहले सगाई का भोज आयोजित किया। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। अर्जुन सक्सेना, हे भगवान, तुमने तो उस वक्त सगाई का 2 करोड़ का तोहफा निकाल लिया। भाई अर्जुन हैंडीक्राफ्ट की दुकान खोलकर खूब पैसे कमाए। बाकी छात्रों ने चौंक कर पूछा। अर्जुन सक्सेना का नाम अब अर्जुन सक्सेना से बदलकर लैंगे हो गया है। हाँ भाई अर्जुन, क्या आपकी हस्तशिल्प की दुकान एक चेन स्टोर खोल सकती है? मैं भी आपके नक्शे कदम पर चलते हुए पैसे कमाने के लिए एक दुकान खोलना चाहता हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं। हमने अभी तक स्नातक नहीं किया है, इसलिए हमें पैसे कमाने के बारे में सोचना होगा। खैर, वरना समाज से निकलते ही 5-6 साल काम करने वाले उन मर्दों से कैसे लड़ पाएंगे जिन्हें अच्छी गर्लफ्रेंड छीननी होती हैं। सीमा जोशी की बोलने की इच्छा 99.9999% तक पहुंच गई है। मैं वास्तव में एक ही सांस में अर्जुन सक्सेना की अद्भुतता बताना चाहता हूं, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया, विशेष रूप से गुवान वेनजियांग को, जिसने अपने भाई अर्जुन को उकसाने का साहस किया। क्या घर पर कुछ सुपरमार्केट नहीं है? वाह, सभी सुपरमार्केट का सालाना टर्नओवर इतना भी नहीं है जितना उसके परिवार का लैंगगे एक ऑर्डर लेकर कमाता है।
गुंजन गुंजन। सीमा जोशी के अंदर इस समय काफी ड्रामा चल रहा है। सहपाठियों के उत्साह का सामना करते हुए अर्जुन सक्सेना ने कहा, उत्साहित मत होइए, ये पैसा वास्तव में मेरी पत्नी और मैंने बनाया है, क्योंकि मेरी सास के दहेज का रिवाज सगाई के उपहार के लिए 5 गुना पैसा है। 2 मिलियन की भरपाई के लिए मेरी सास ने 10 मिलियन का दहेज दिया। जैसे ही यह कहा जाता है, सभी छात्र एक बार फिर सामूहिक रूप से स्तब्ध रह गए। गुवान वेनजियांग को इतनी ईर्ष्या हुई कि उसकी आंखें जमीन पर गिर गईं। घटनास्थल पर माहौल भी अचानक चरम पर पहुंच गया। सगाई के उपहार का विषय एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लड़के और लड़कियां दोनों बात करना पसंद करते हैं, क्योंकि वे बहुत ही व्यवहारिक हैं और उनसे संबंधित हैं। हालांकि वे अभी भी कॉलेज के छात्रों के अपने समूह से दूर हैं, उन्हें इसके बारे में सोचना होगा और इसके बारे में बात करनी होगी। उदाहरण के लिए, प्राथमिक विद्यालय के छात्र आवास की कीमतों के बारे में बात करना पसंद करते हैं। हालांकि फिलहाल उन्हें घर खरीदने के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बड़े होने पर उन्हें घर खरीदना ही होगा। दहेज के लिए भी यही बात सत्य है। यह एक ऐसी बाधा है जिसे टाला नहीं जा सकता। डिप्टी स्क्वाड लीडर कियान येजियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना हैरान मत होइए, ये बिल्कुल सामान्य बात है। अनन्या शर्मा के माता पिता ने अर्जुन सक्सेना को दहेज लेने दिया, ये देखने के लिए कि क्या वह सचमुच उनकी बेटी से शादी करने की ईमानदारी रखता है। बस, यह मेरी बेटी को बेचने जैसा नहीं है और जाहिर है मुझे दहेज का पैसा भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने कहा, अनन्या शर्मा, तुम्हारा परिवार वाकई बहुत अमीर है। मैंने पहले सुना था कि कुछ अमीर लोग अपनी बेटियों की शादी करके दहेज का 2 गुना पैसा लौटाने का नाटक करते हैं। मुझे पहले ही बहुत कुछ महसूस हो चुका था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा परिवार 5 गुना लौटाएगा। हे भगवान, 1 करोड़! मैं जिंदगी में इतना पैसा नहीं कमा सकता। अर्जुन सक्सेना, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपकी शादी बाई फूमी से हुई है। आप हमारी कक्षा में सबसे होनहार हैं। अन्य पुरुष सहपाठी एक के बाद एक ईर्ष्यालु हो गए और वे इतने ईर्ष्यालु थे कि उनके शरीर पर नीली नसें उभर आईं। ये बहुत सुंदर है और इसके लिए सगाई के उपहार की आवश्यकता नहीं है, और जिन पत्नियों ने सगाई के उपहार का 5 गुना लौटाया है, उन्हें भी 1 दर्जन उपहार दें। वो यांग बेईबेई ने जब कियान यिक्सियांग के शब्द सुने तो वह असहज महसूस करने लगी। उसे लगा कि कियान यिक्सियांग के अपनी बेटी को बेचने के शब्द उसके लिए थे। गुवान वेनशियांग इतना उत्साहित था कि उसने सिगरेट लगाई, उससे हाथ मिलाया और यांग बेबेई के कंधे पर थपथपाया। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन आखिरकार उसने अपनी बात निगल ली। उदाहरण के लिए, यांग बेबेई, अपनी ओर देखो, तुम अनन्या शर्मा जितनी सुंदर नहीं हो, और तुम वास्तव में 2 मिलियन रुपये का दहेज मांगती हो, और तुम ऐसी हो कि 1 पैसा भी वापस नहीं करोगी। क्या आप योग्य हैं? अंततः उन्होंने इन शब्दों को पचा लिया और इन्हें नहीं कहा। मुझे डर था कि अगर मैंने ऐसा कहा तो जो बहू मिली है वह सचमुच भाग जाएगी। अनन्या शर्मा जैसी देवी स्तर की लड़की के लिए उसके पास आत्मज्ञान है और वह जानता है कि वह शादी नहीं कर सकता, इसलिए मौजूदा यांग बेबेई को पकड़ना बेहतर है। वैसे भी, लखनऊ में जब भी मैं यांग बेबेई को बाहर ले जाता हूं, तो हर बार वह बहुत सम्मानजनक व्यवहार करते हैं, सिवाय इस बार के। स्थिति वास्तव में विशेष है। हर कोई इस भोजन को खाने के लिए बहुत उत्साहित था और उनकी भूख बढ़ गई थी। यहाँ तक कि मेज पर बैठे हुए पुरुष और महिला सहपाठियों ने भी दुल्हन की कीमत और दहेज के बारे में बड़ी बहस शुरू कर दी। प्रत्येक व्यक्ति अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए अपनी अपनी स्थिति में खड़ा होता है। बहस अभी भी तीव्र है। भोजन समाप्त होने तक जारी रखें। दस्ते के नेता हुचाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, इस बारे में बात नहीं करते। अब खाना खत्म हो गया है, चलो रैपसीड के फूल देखने चलते हैं। इस वर्ष रैपसीड के फूल विशेष रूप से रसीले हैं और आपने उन्हें अभी अभी यहाँ आते हुए देखा होगा। जब गुवान वेनजियांग ने ये सुना तो उसके भोजन को दबाने का प्रयास अंततः समाप्त हो गया और उसका नाटक करने का समय आखिरकार आ गया। सभी को उनकी ऑडी A4 पर एक नज़र डालने दीजिए। वहाँ मौजूद सभी छात्र कॉलेज के छात्र थे। हालांकि अर्जुन सक्सेना ने सगाई के लिए 20 लाख रुपए इकट्ठे किए थे, लेकिन अर्जुन सक्सेना ने ये भी बताया कि उन्होंने और अनन्या शर्मा ने मिलकर ये पैसे इकट्ठे किए थे। जहां तक अनन्या शर्मा के परिवार द्वारा लौटाए गए 10 करोड़ दहेज के पैसे की बात है, तो इसके बारे में मत सोचिए। यह अनन्या शर्मा के खाते में पड़ा होगा और इसे आसानी से स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। अर्जुन सक्सेना के परिवार ने सगाई के तोहफे के लिए पैसे जमा कर रखे थे, लेकिन उसके पास पैसे खत्म हो गए होंगे। उसने शायद एक वैन खरीद ली होगी।
आखिर अब अर्जुन सक्सेना कॉलेज का छात्र है और उसने एक दुकान खोल ली है, और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कार तो वैन ही होगी। इससे न केवल ज़्यादा खर्च नहीं होता, बल्कि सामान खींचकर पैसे भी बचाए जा सकते हैं। दस्ते के नेता ने बात की और सभी लोग बॉक्स से बाहर निकल आए, रैपसीड के फूल देखने के लिए तैयार। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा का बैग लिया और अब सबने देखा कि अनन्या शर्मा ने चैनल का एक छोटा और प्यारा सा चेन बैग लिया हुआ था। यांग बेबेई ने एक नज़र में पहचान लिया कि यह इस सीज़न में चैनल की नई शैली थी और यह केवल इस महीने की शुरुआत में काउंटर पर बेची गई थी। जब ये पहली बार आया तो उसे भी ये पसंद आया, क्योंकि यह सफ़ेद था जो उसका पसंदीदा रंग था। उसने गुवान वेनजियांग की ओर भी संकेत किया, लेकिन गुवान वेनजियांग ने ऐसा दिखावा किया कि वह उसका संकेत नहीं समझ रहा है और उसने उसकी बात नहीं मानी। अब जब अनन्या शर्मा ये बैग ले जा रही थी तो उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा, उन्हें या तो अकेले या घर पर अमीर होना होगा। उसका दिल खट्टा हो गया, बहुत अप्रिय लगा। अर्जुन सक्सेना की वास्तव में इतनी अमीर और सुंदर प्रेमिका थी। मुझे लगा था कि अभी तक मुझे अर्जुन सक्सेना पसंद नहीं आया है, लेकिन वह अभी कुछ नहीं कह रही है। जब वह गुवान वेनजियांग से शादी करेगी और वांग्युआन सुपरमार्केट की महिला दुकानदार बनेगी तो परिवार की आर्थिक शक्ति जरूर उसके हाथ में होगी। एक अमीर पिता के बिना मैं अकेले ही एक अच्छी मां बन सकती हूँ। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में जब उसकी बेटी की शादी होगी तो वह अपने दामाद को आज की अप्रिय सांस को बाहर निकालने के लिए 5 गुना दहेज भी दे सकेगी। खेत से बाहर सूरज चमक रहा है। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा के खजाने से कैप्सूल सन छाता निकाला, उसे खोला और अनन्या शर्मा के लिए एक छाता खोला। उसके बगल में बैठी लड़कियां ईर्ष्यालु दिख रही थीं। गुवान वेनशियांग को पता था कि अब उसके लिए नाटक करने का समय आ गया है। उन्होंने यांग बेबेई से कहा, ओह बेबेई, आज सूरज चमक रहा है, 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए कार में एक छतरी ले आता हूँ। ये कहकर गुवान वेनजियांग ने कार की चाबियां निकाली और अपनी ऑडी A4 की ओर चल दिया। कार की चाबी पहले से दबाने पर ऑडी A4 की हेडलाइट 2 बार चमक उठी। कुछ पुरुष सहपाठी जिन्हें कारें पसंद थीं उनकी तरफ देखकर बोले, भाई गुवान, क्या ये तुम्हारी नई ऑडी कार है? इसकी लाइनें तो कमाल की हैं। ये महंगा होगा, है ना? गुवान वेनजियांग ने सामने की यात्री सीट खोली और विनम्रता से कहा, ये महंगा नहीं है और लैंडिंग की कीमत केवल 300,000 है। 3 लाख? कितना महंगा है। इतने पैसों में तो मैं लखनऊ में एक बहुत अच्छे घर के लिए डाउन पेमेंट कर सकता हूँ। हाँ, मैं अपने जीवन में BBA कार नहीं खरीद सकता। भाई गुवान, जब आप वापस जाएं तो क्या आप मुझे भी थोड़ी देर के लिए साथ ले चलेंगे? मेरा घर आपके घर से थोड़ी ही दूरी पर है। गुवान वेनजियांग ने संशेद निकाला और दरवाजा बंद कर दिया। एक आरामदायक एहसास महसूस करते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक आप कर सकते हैं। ये कहते हुए उसने छतरी लगाई और यांग बेबेई को लेने चला गया। जब यांग बेबेई ने अन्य सहपाठियों की ईर्ष्या भरी निगाहें देखीं तो वह बहुत सहज महसूस करने लगी, थोड़ा मुस्कुराई और गुवान वेनजियांग के पीछे पीछे रैपसीड के खेत की ओर सीढ़ियों से नीचे उतर गई। इस समय अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा पहले ही आगे आ चुके थे। सीमा जोशी मूल रूप से अर्जुन सक्सेना का पीछा करना चाहती थी और उनसे गुवान वेनजियांग के बारे में शिकायत करना चाहती थी, लेकिन अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा को साथ साथ चलते देख उन्हें लगा कि जब वह अर्जुन सक्सेना से बात करने जाएंगी तो उनका प्रकाश बल्ब जलना चाहिए। इसलिए फिर से खुद को रोकते हुए वह एक अन्य पुरुष सहपाठी के साथ चल पड़ी। दोनों ने अभी अभी हुई डिनर पार्टी और गुवान वेनजियांग की कार के बारे में बातें की। पुरुष सहपाठी को गुवान वेनजियांग पसंद नहीं था और उसे लगता था कि वह बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल है। सीमा जोशी को लगा कि यही बात है और उन्होंने उनसे बातचीत की, क्योंकि वह उस समय बात करने के लिए बहुत उत्सुक थे। दूसरे पक्ष को बताएं कि अर्जुन सक्सेना अब इतना घमंडी हो गया है कि वह इसे नहीं चाहता है, और यह कि अर्जुन सक्सेना की कार भी वेनजियांग से 100,000 मील दूर है, इत्यादि। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि अर्जुन सक्सेना कितना अच्छा था या कार कौन सी थी। चूंकि अर्जुन सक्सेना ने यह बात स्वयं नहीं कही थी, इसलिए उनके लिए ये कहना असुविधाजनक था। आगे चल रहे अर्जुन सक्सेना ने गुवान वेनजियांग की बातों पर ध्यान नहीं दिया। चलते चलते तस्वीरें ली और अनन्या शर्मा से कहा कि वो ये तस्वीरें बाद में बच्चों को दिखा देंगे और बच्चों को ज़रूर पसंद आएंगी। अगले वर्ष गर्मियों की छुट्टियों में जब बच्चे 1 वर्ष से अधिक उम्र के हो जाएंगे तो उन्हें रैपसीड के फूल देखने के लिए यहाँ लाया जा सकता है।
अनन्या शर्मा भी इसका इंतजार कर रही थीं और फिर उन्होंने कहा कि वह अर्जुन सक्सेना से कहेंगी कि वह रैपसीड फूल में उनकी एक तस्वीर लें ताकि वह सुंदर हो। अर्जुन सक्सेना ने कहा कि कोई समस्या नहीं है। अर्जुन सक्सेना, वहाँ अभी भी बहुत सारे कमल के फूल हैं। अनन्या शर्मा ने पास ही एक बड़ा सा तालाब देखा और तालाब कमल के फूलों से भरा हुआ था। जब उसने उसे देखा तो वह बहुत सुंदर लग रहा था। अर्जुन सक्सेना ने कहा, ठीक है, कमल के नीचे क्रेफिश हैं और हम बाद में क्रेफिश पकड़ने के लिए वहां जाएंगे। पिछले वर्षों में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान वह सीमा जोशी या अपने पिता के साथ मछली पकड़ने और क्रेफिश पकड़ने के लिए बाहर जाते थे, इसलिए मुझे पता है कि बहुत से लोग कमल के फूल उगाना और कुछ क्रेफिश पालना पसंद करते हैं। इस तरह आप न केवल कमल पर कमल के बीज बेच सकते हैं, बल्कि कमल के नीचे कमल की जड़ें भी बेच सकते हैं और पैसे कमाने के लिए क्रेफिश बेच सकते हैं। यह एक बहुत ही सफल प्रजनन कार्यक्रम है। अनन्या शर्मा बोली, ठीक है, इस बार आप मुझे मछली पकड़ने ले चलो। पिछली बार जब वह मछली पकड़ने गई थी तो उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन सक्सेना 35 पाउंड का जायंटियन ग्रुपर पकड़ लेगा। मछली पकड़ने का यह हुनर कोई साधारण बात नहीं है। इस बार अर्जुन सक्सेना इन क्रेफिश को पकड़ने में ज़रूर कामयाब होंगे। वह अर्जुन सक्सेना से मछली पकड़ने का कौशल भी सीखना चाहती थी और वैसे वह खुद भी अधिक क्रेफिश पकड़ेगी और क्रेफिश मछली पकड़ने का मजा लेगी। कोई बात नहीं, अर्जुन सक्सेना तुरंत मान गए। चलो पहले रैपसीड के फूल देखते हैं, फिर कमल के फूल पर जाकर क्रेफिश पकड़ते हैं। वहाँ मछली पकड़ने का सामान और चारा बेचने वाले लोग हैं, तो चिंता मत करो। अनन्या शर्मा ने प्रत्याशा में अपना सिर हिलाया। चलो आज बड़े झींगों की एक बाल्टी के साथ वापस चलते हैं और फिर रात में मसालेदार क्रेफिश और लहसुन क्रेफिश बनाते हैं और मेरे माता पिता को हमारे द्वारा पकड़ी गई क्रेफिश का स्वाद चखाते हैं। क्या आप चाहती हैं कि मेरी माँ एक गुणी बहू के रूप में आपकी प्रशंसा करें? अनन्या शर्मा ने पलकें झपकाईं, ऊपरी दाएं कोने में 37 डिग्री की दिशा पर नजर डाली और कहा, नहीं। अनन्या शर्मा का कपट देखते ही अर्जुन सक्सेना का ये सबसे पसंदीदा इशारा था। उन्होंने प्यार से उसके छोटे से सिर पर हाथ फेरा और कहा, मेरी तारीफ पाना कोई शर्म की बात नहीं है, तुम बेधड़क कह सकती हो, तुम्हें कबूल करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता। अनन्या शर्मा, जिसे सच्चाई का पता चला, शर्मा गई और उसने शर्म से मुंह बना लिया। बीवी, अगर तुमने फिर पलटकर बात की तो मैं वापस जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। बोलते बोलते अर्जुन सक्सेना की नज़र अनन्या शर्मा के गुलाबी पसंदीदा कोमल होठों पर पड़ी। गला कुछ बार हिला। अनन्या शर्मा ने जब अर्जुन सक्सेना की बातें सुनी तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने धीरे से अर्जुन सक्सेना के हाथ पर मारा और शर्माते हुए बोली, अर्जुन सक्सेना, कैसे हो? बोलने के बाद अनन्या शर्मा शर्माते हुए ऊंची एड़ी के जूते पहनकर आगे की ओर दौड़ी। अर्जुन सक्सेना ने अपनी बहू के सुंदर शरीर को देखा, मुस्कुराया और फिर कुछ कदम पीछे चलते हुए उसके साथ बलात्कार और कमल के फूलों के बारे में बातें करने लगा। फिर अनन्या शर्मा की तस्वीरें और वीडियो लें। अनन्या शर्मा रैपसीड के खेत में तस्वीरें लेना चाहती थीं, लेकिन अर्जुन सक्सेना ने हाँ कह दिया। चूंकि यह सड़क के किनारे फिल्माया गया था, इसलिए पृष्ठभूमि में रैपसीड फूल था। अनन्या शर्मा चारों ओर फैले रैपसीड फूलों के साथ फोटो खिंचवाना चाहती थीं। इसका फोटोग्राफ रैपसीड के फूलों से घिरे खेत में लिया जा सकता है। हालांकि अनन्या शर्मा ने सिर्फ 2 कदम ही उठाए और हिली नहीं। अर्जुन सक्सेना, जो उसके पीछे चल रहा था, ने पूछा, क्या हुआ? अनन्या शर्मा ने अपने ऊंची एड़ी वाले जूतों की ओर देखा। इन ऊंची एड़ी वाले जूतों की एड़ियां बहुत पतली थीं। उस समय जब वह पहाड़ी पर चल रही थी तो उसके पैर कीचड़ से सने हुए थे, इसलिए जैसे ही उसने नीचे कदम रखा, पतली एड़ियां पहाड़ी की मिट्टी में धंस गईं। मैं उन्हें बाहर नहीं निकाल पा रही हूँ। जूते तो बाहर ही नहीं निकल रहे। अनन्या शर्मा ने ऊंची एड़ी के जूतों की तरफ देखा। फिर उसने सोचा कि वह बाद में क्रेफिश पकड़ने के लिए कमल तालाब पर जाएगी, और यह अनुमान लगाया गया कि वहाँ की सड़क यहाँ की सड़क के समान थी। अर्जुन सक्सेना, तुम मुझे कार तक वापस जाने और मेरे फ्लैट जूते लाने में मदद क्यों नहीं करते? अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना से मदद मांगी। ठीक है, मैं पहले जूते निकालने में तुम्हारी मदद करता हूँ। ये कहकर अर्जुन सक्सेना अनन्या शर्मा के बगल में उकड़ूं बैठ गया। पहले अनन्या शर्मा के एड़ी वाले जूते खोले और अनन्या शर्मा का दाहिना पैर बाहर निकाला, लेकिन इस तरह अनन्या शर्मा का गुरुत्वाकर्षण केंद्र बाईं ओर चला गया। बाईं ओर के ऊंची एड़ी के जूते, जो पहले नहीं धंसे थे, वे भी धंस गए थे।
अनन्या शर्मा ने शर्म से अर्जुन सक्सेना की तरफ देखा। पतिदेव, ये जूता भी धंस गया है। कोई बात नहीं, देखो मेरे पति मूली कैसे खींचते हैं, अर्जुन सक्सेना ने कहा और अनन्या शर्मा के बाएं पैर की चप्पल खोल दी। रुकते ही उन्होंने राजकुमारी अनन्या शर्मा को गले लगा लिया। अनन्या शर्मा का चेहरा लाल हो गया और वह थोड़ा मुंह बनाकर बोली, अर्जुन सक्सेना, तुम तो मूली हो, गाजर की कटाई करें। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं एक बड़ी मूली हूं और आप एक छोटी मूली हैं। अगली बार मैं तुम्हें मूली उखाड़ने ले चलूंगा, आप इसे एक साथ निकालकर खा भी सकते हैं। बातचीत करते हुए अर्जुन सक्सेना अनन्या शर्मा को रैपसीड फूलों के खेत से बाहर ले गए और अनन्या शर्मा के बैठने के लिए साफ सुथरी जगह ढूंढने के बाद वह अपने जूते निकालने वाले थे। अप्रत्याशित रूप से मैं अपने सहपाठियों के एक बड़े समूह से टकरा गया जो वहां आए हुए थे। सहपाठी ने सीधे कहा, अर्जुन सक्सेना, तुम्हारी बाहें बहुत मजबूत हैं। तुम राजकुमारी के लिए अनन्या शर्मा को इतनी दूर तक थामे रह सकते हो। अनन्या शर्मा का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। उसने अर्जुन सक्सेना के कंधे पर हाथ रखा और धीमी आवाज में बोली, मुझे नीचे उतारो। कोई बात नहीं, यहाँ बहुत सारे टूटे हुए पत्थर हैं। पैर में चोट लगने पर पैर का निचला हिस्सा नहीं कट सकता। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। अर्जुन सक्सेना अनन्या शर्मा के पास लौट आया और फिर अनन्या शर्मा को पकड़े हुए सहपाठियों की ओर चल पड़ा, वापस सहपाठियों के पास। सौभाग्य से मेरी पत्नी भारी नहीं है। यान बेबेई और गुवान वेंजियांग के अलावा जो पीछे चल रहे थे, 3 जोड़े भी यहाँ चल रहे थे। दंपति की एक लड़की ने लड़के की ओर देखा, जिसका अर्थ था कि लड़का राजकुमारी उसे गले लगाएगा। लड़के ने देखा कि अर्जुन सक्सेना को गले लगाना बहुत आसान था। उसने पहले कभी राजकुमारी को अपनी प्रेमिका से गले मिलते नहीं देखा था। अब जब उसकी प्रेमिका को एक तरकीब सूझी तो वह भी जोर जोर से लड़ने को तैयार हो गया। अपनी आस्तीनें चढ़ा लीं और बोला, कोई बात नहीं। ये देखकर उसके बगल में बैठे सहपाठी हंसने और मनाने लगे। जू रैंडोंग, आओ, राजकुमारी तुम्हारी प्रेमिका को गले लगाती है। जू रैंडोंग, मैं आपको बता दूं, राजकुमारी अपनी प्रेमिका को पकड़े हुए उसकी पीठ के बराबर नहीं है। चलो, तुम स्तनपान की शक्ति का उपयोग कर सकती हो। जू रैंडोंग ने साहपूर्वक कहा, चिंता मत करो, मैं आमतौर पर लोहा खेलता हूँ और राजकुमारी मेरी प्रेमिका को गले लगाती है, यह एक छोटी सी बात है। ये कहते हुए जू रैंडोंग ने तुरंत अपने बाएं हाथ से अपनी प्रेमिका की पीठ को और अपने दाहिने हाथ से अपनी प्रेमिका के पैरों को सहारा दिया। शान युयंग ने कहा, मैं नीचे बैठ जाऊंगी, आप मुझे गले लगा सकते हैं। जू रैंडोंग को लगा कि यह सच है कि शान युयंग उसके पीछे झुक गई और जू रैंडोंग ने आधिकारिक तौर पर एक राजकुमारी को गले लगाने की मुद्रा ले ली। शान युयंग ने अपने शरीर का भार जू रैंडोंग की बाहों पर डालना शुरू कर दिया। इस समय जू रैंडोंग चिल्लाया, आह! नहीं, हाथ अब और नहीं सह सकता। मैं गिरने वाला हूँ, मैं गिरने वाला हूँ। यंगयिंग, तुम दृढ़ रहो, तुम सचमुच गिरने वाली हो, मैं अब तुम्हें और नहीं पकड़ूंगा। जू रैंडोंग को शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई, बल्कि वह हंस पड़े। शान युयंग, जल्दी से खड़ी हो जाओ, मैं सच में इसे संभाल नहीं पा रहा हूँ। इस राजकुमारी को संभालने में इतनी ताकत क्यों लगती है? अर्जुन सक्सेना, तुम बहुत ताकतवर हो। उसके बगल में बैठे सहपाठी भी हंस पड़े। अनन्या शर्मा, जो अर्जुन सक्सेना की बाहों में थे, ने भी अपना सिर घुमाकर देखा और जब उन्होंने जू रैंडोंग और शान युयंग को लगभग जमीन पर लुढ़कते हुए देखा तो मुस्कुरा दिए। मैं इस समय बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ, एक पति है जिसका एक शक्तिशाली प्रेमी है। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए जू रैंडोंग से कहा, हाथों की ताकत ही काफ़ी नहीं है, कमर को भी ताकत चाहिए, पैरों को भी ताकत चाहिए। वरना अगर तुम इसे थाम भी लो तो भी ज़्यादा देर तक इसके सहारे नहीं चल पाओगे। ऐसा हुआ कि यहाँ की हंसी ने यांग बेबेई और गुवान वेंजियांग को आकर्षित किया, जो वहाँ आए थे, और दोनों ने अपनी गति तेज कर दी और ठीक उसी समय अर्जुन सक्सेना की बात सुनने लगे। गुवान वेंशियांग जोर से चिल्लाया, राजकुमारी को पकड़े हुए, मैं अक्सर बेबेई को इसीलिए पकड़ता हूँ। अर्जुन सक्सेना सही कह रहे हैं, राजकुमारी को इसे पकड़ने के लिए पूरी ताकत चाहिए। मैं तुम्हें भी ये दिखाऊंगा। बेबे, हम तुम्हें दिखाएं तो कैसा रहेगा? जब यांग बेबेई ने अर्जुन सक्सेना को अनन्या शर्मा को पकड़े हुए देखा तो वह भी तुलना करने के लिए आई और सिर हिलाया। गुवान वेंजियांग ने यांग बेबेई को बहुत कुशलता से उठाया। मुझे नहीं पता कि किस सहपाठी ने यह कहा कि गुवान वेंजियांग और अर्जुन सक्सेना की तुलना करनी चाहिए कि कौन अपनी गर्लफ्रेंड को गोद में लेकर सबसे दूर तक दौड़ेगा। माहौल ऊपर है,
कियान यिजियांग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या ये बुरा नहीं है? अर्जुन सक्सेना ने कुछ देर तक अनन्या शर्मा को गले लगाया है और गुवान वेंजियांग ने अभी अभी यांग बेबेई को गले लगाना शुरू किया है। इसकी तुलना कैसे करें? गुवान वेंजियांग यांग बेबेई को गोद में लेकर आया और मुस्कुराते हुए बोला, चलो थोड़ा मजा करते हैं, क्योंकि सब मुझे और अर्जुन सक्सेना को खेलते देखना चाहते हैं। तो अर्जुन सक्सेना, चलो एक मैच खेलते हैं। तुम पहले अपनी गर्लफ्रेंड को नीचे कर सकते हो। मैं पहले यांग बेबेई के साथ 50 मीटर दौड़ूंगा और फिर तुम्हारे साथ तुलना करूंगा, कैसा रहेगा? क्या यह उचित है? अर्जुन सक्सेना ने कहा, नहीं, आप तुलना अभी शुरू कर सकते हैं। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना की ओर चिंता से देखा। वह यांग बेबेई से लंबी है और हाल ही में स्तनपान के दौरान उसने खूब खाया भी है। वह दुबली पतली यांग बेबेई से ज्यादा गोल मटोल दिखती है और उसका वजन कम से कम 10 पाउंड ज्यादा है। इस खेल में अर्जुन सक्सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा। अर्जुन सक्सेना ने उसे आश्वस्त करने वाली नज़र से देखा। मॉनिटर हु चाओ वास्तव में कुछ कहना चाहता था, लेकिन ये देखकर कि अर्जुन सक्सेना सहमत थे, सहपाठी उत्साहित थे, खासकर ये देखकर कि जू रैंडोंग, जो अक्सर लोहे का खेल खेलते थे, अपनी प्रेमिका को पकड़ नहीं सकते थे, वे इस खेल के लिए और भी अधिक उत्सुक थे। उन्होंने कहा, अर्जुन सक्सेना, गुवान वेंजियांग, फिर रेफरी के रूप में आप यहाँ खड़े हैं और सामने की ओर दौड़ते हैं। जो भी अंत तक दृढ़ रहता है। कौन जीतता है? कैसे? ऐसा कहकर बियर्ड चाओ एक रंगीन पत्थर ढूंढने के लिए किनारे पर गया और फिर उसे चाक की तरह इस्तेमाल करके कंक्रीट के फर्श पर एक प्रारंभिक रेखा खींची। अर्जुन सक्सेना ने कहा, कोई बात नहीं। गुवान वेंजियांग ने कहा, हाँ। दोनों अपनी गर्लफ्रेंड को गोद में लेकर स्टार्टिंग लाइन पर आए। चूंकि यह एक सुंदर सड़क है, मुख्य सड़क नहीं, इसलिए यहाँ कोई कार नहीं चलती। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी तरीके का बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो।